यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेदों की हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, इसी कड़ी को मैं थोड़ा सा और आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं कि ऋग्वेद से और आपके कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वेदों से कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। देखिए, जब भी मैं कोई भी प्रश्न लेकर के आता हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसके आसपास से जितने जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उन समस्त प्रश्नों की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना, केवल एक प्रश्न और उस एक प्रश्न से लगभग 10 प्रश्न हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, कि उसके आसपास से और भी कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ें। एक विशेष बात, और विशेष बात क्या, जब भी मैं कोई चीज समझाऊं आप लोगों को तब उस समय बीच में आप लोग कमेंट नहीं करें। ठीक है, बहुत आराम से मस्ती से उन चीजों को समझते, ठीक है ना, आराम से पढ़ा करें। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए देखो, हम लोग बात कर रहे थे वस्तुतः वेद की। मैंने कहा कि वेद की रचयिता क्या है, अपरुष है, किसी पुरुष विशेष की रचना वेद नहीं है। ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन देंगे बेटा थोड़े समय बाद में। ठीक है, वेद व्यास जी ने इनका क्या किया था, संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन द्वीप में, जिसका द्वीप में जो उत्पन्न हुआ वो द्वैपायन, और वेदों का व्यास किया, इसलिए वेद व्यास। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है ना। नीलम बेटा धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, वेद विद धातु घय प्रत्यय से निर्मित शब्द, जान राशि, जान का भंडार और दवीय जान का अंश कहा गया। वेदों को श्रुति कहते हैं हम लोग। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। ठीक है ना, अर्थात वेदों को सुनकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या किया गया था, हस्तांतरित किया था। आगे बात समझ क्लियर है ना। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। हमने बात की थी ऋग्वेद की। ऋग्वेद में मैंने आपको कहा कि ऋग है, ऋचाएं हैं, मतलब मंत्र, देवता है ना, अर्थात देवीय स्तुतियां हैं। भारतीय आदि मानव सभ्यता का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। श्लोक की बात हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, कई जगह 10,562, बाकी अभी जो अपडेट हुआ है नया उसमें क्या आ रहा है आपका 10,600 मंत्र इसमें बताए जा रहे हैं। सूक्त 1028 है। ठीक है, मूल सूक्त 1017 है, ध्यान रखना। और 11 इसमें बाल खिल्य है। 11 इसमें क्या है, बाल खिल्य। मंडल की बात कर रहे थे हम, इसमें मैंने आपको कहा कि 10 मंडल है। कितने हैं, 10 मंडल है। अतुल भाई खूब सारा आशीर्वाद आपको, प्रणाम। चलिए देखिए, थोड़ा सा इस मंडल की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, मंडल वाली बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखो ध्यान देना, ऋग्वेद के मंडल की यदि हम लोग चर्चा करें ना तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ऋग्वेद के मंडल से संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। कुल मंडलों की बात करते हैं तो मंडल हमने कहा था कि कुल मंडल ऋग्वेद में कितने बेटू जी, 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल है। अगले 5 मिनट 7 मिनट बहुत मस्ती से शांति से चीजों को आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। ठीक है ना, 10 मंडल है। इस 10 मंडल में 2 से लेकर के जो 7वां मंडल है, दूसरे से लेकर के 7वां मंडल है, ये कहलाता है आपका वंश मंडल। 2 से 7 क्या कहलाता है, वंश मंडल, या फिर इसी को बोलते हैं गौत्र मंडल। क्या बोलते हैं, गौत्र मंडल बोलते हैं। आगे बात समझिए। 7वें मंडल में ध्यान देना बेटू जी, क्या 7वें मंडल में ऋग्वेदिक शिक्षा का उल्लेख मिलता है। 7 से याद रखिएगा क्या, शिक्षा। 7 से याद रखिएगा क्या, शिक्षा। ठीक है ना, 7वें मंडल में शिक्षा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ऋग्वेद के यदि हम पहले मंडल की बात करें तो ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को समर्पित है। कौन से ऋषि को, अंगिरा ऋषि को समर्पित है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि ऋग्वेद का पहला मंडल कौन से ऋषि को समर्पित है, तो ध्यान रखना अंगिरा ऋषि को है। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछा जाता है, 8वां मंडल कौन सा मंडल, 8वां मंडल कौन से ऋषि को समर्पित है। ध्यान दीजिएगा, पहला मंडल अंगिरा ऋषि को है। ठीक है, 8वां की यदि हम लोग बात करें तो 8वां मंडल कण्व ऋषि को है। कौन से ऋषि को है, कण्व ऋषि को समर्पित है इसका ऋग्वेद का 8वां मंडल। बात क्लियर हो गई क्या। ठीक है ना, अब ध्यान देना, 2 से लेकर के 7वां मंडल वंश या गोत्र मंडल कहलाता है। क्लियर होगी बात। पहला मंडल अंगिरा ऋषि को समर्पित है, 8वां मंडल जो है कण्व ऋषि को समर्पित है। क्लियर है ना बात। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। वस्तुतः ये 7वां मंडल है ना, इसमें वरुण देवता का उल्लेख मिलता है। वरुण देवता का उल्लेख ऋग्वेद में कहां पर मिलता है, तो 7वें मंडल में मिलता है। ध्यान रखना, और वरुण को ऋतस्य गोप्ता कहा गया। क्या कहा गया, ऋतस्य गोप्ता कहा गया। ऋत की अवधारणा, ऋत का मतलब क्या, इस सृष्टि के जो नैतिक नियम है, सूर्य पूर्व से उदय होता है जी, हवा चलती है, पक्षी उड़ते हैं, या सुनो, ये सारी की सारी नैतिक अवधारणाएं। तो ऋत का गोपा है ना, ऋतस्य गोप्ता कहा गया किसको, वरुण को। असुर देवता थे। कैसे देवता थे, असुर देवता थे। आगे बात समझ क्लियर है ना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, 9वें मंडल से। कौन से मंडल से, 9वां मंडल। कौन सा मंडल, 9वां मंडल कौन से देवता को समर्पित है, तो सोम देवता को। कौन से देवता को, सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। ये प्रश्न ध्यान रखना, ये प्रश्न आपसे बहुत बार, हजारों बार, हर तरीके की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है किसको समर्पित है। ध्यान रखना, सोम देवता है ना। अब सोम देवता नहीं देकर के यहां पर कई बार दे देते हैं वनस्पति के देवता। किसके, वनस्पति के देवता। आगे बात समझ में, वनस्पति के देवता। क्लियर हो गई ना बात में। सोम देवता, सोमरस का उल्लेख मिलता है। किसका, सोमरस का उल्लेख मिलता है। बात क्लियर है, किसका उल्लेख मिलता है, सोमरस का। और सोमरस जो था वो देवताओं का सबसे प्रिय पदार्थ था। सोमरस, ध्यान रखना क्या चीज, सोमरस देवताओं का सबसे प्रिय पेय पदार्थ था, सबसे प्रिय पेय पदार्थ। ठीक है ना, सोम को अमृत के समान माना गया, सोम को अमृत के समान माना गया। और लास्ट बात में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लास्ट बात में बता रहा हूं क्या चीज, ध्यान देना, तीसरा मंडल, और इसी तीसरे मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है देवी सूक्त। तीसरे मंडल का एक सूक्त है जिसका नाम क्या है, देवी सूक्त। और इसी देवी सूक्त में सवित्री नामक या सवित्री देवता की उपासना की गई है। और किसके रूप में की गई है, गायत्री के रूप में। किसके रूप में, गायत्री के रूप में। और इसके जो दृष्टा है वो है विश्वकर्मा। कौन है, विश्वकर्मा। तो ध्यान रखना कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। कहां, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखना बेटू जी, किसके द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। बात क्लियर हो गई क्या। ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख मिलता है, जिसकी बात मैं कल की क्लास में कर चुका। बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने यजुर्वेद की बात आप लोगों को बता दी थी। ध्यान रखना, यजुर्वेद जो है, यजु से वस्तुतः यज्ञ हवन अनुष्ठान से संबंधित वेद है। फिर सामवेद की यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके ऋग्वेद से पूछे जाते हैं। ठीक है, सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद से 2 या 3 प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो सुनिएगा। सामवेद से आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया, या संगीत वेद किसे कहा गया, तो ध्यान रखना किसको कहा गया, सामवेद को कहा गया। ऐसा कौन सा वेद है जिसका सबसे कम महत्व माना जाता है, तो सामवेद। किसका, सामवेद को। आगे बात समझ, यदि रति छंद और अलंकार से संबंधित वेद कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कि सामवेद है। कौन सा वेद है, सामवेद है। और लास्ट हम लोग बात करते हैं अथर्व अंगिरस, जिसके दृष्टा थे, जिसे अथर्ववेद कहा जाता है। और इस अथर्ववेद में क्या क्या चीजें हैं बेटू जी, तो जादू, टोना, टोटका, मारण, मोहन और उच्चाटन। ठीक है ना, ये समस्त क्रियाओं का उल्लेख हमें सामवेद में मिलता है।
क्या चीज? आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा। इसके बारे में जानकारी हम लोगों को कहां मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। कहां पर मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। और इस अथर्ववेद का एक सूक्त है जिसका नाम है पृथ्वी सूक्त। यदि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड लेवल, सेकंड ग्रेड लेवल की, तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वेद में पृथ्वी को माता कहा गया, तो ध्यान रखना अथर्ववेद में कहा गया। कौन से वेद में कहा गया? अथर्ववेद। और इस अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसका नाम है पृथ्वी सूक्त। क्या नाम है? पृथ्वी सूक्त। और इसी पृथ्वी सूक्त का एक श्लोक है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वहां पर लिखा है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या कि माता तो अर्थात माता मेरी कौन है? भूमि है। भूमि मेरी क्या है? माता है, और मैं उसका क्या हूं? पुत्र हूं। ये उल्लेख कहां पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। कौन से सूक्त में मिलता है? तो ध्यान रखना कि पृथ्वी सूक्त में मिलता है। इसके अलावा यजुर्वेद में भी वस्तुतः ध्यान रखना कि जो है पृथ्वी को माता कहकर संबोधित किया गया है। वहां पर एक श्लोक मिलता है। क्या श्लोक मिलता है? कि नमो मात्रई पृथिव्या, नमो मात्रई पृथिव्या। ठीक है ना? लेकिन विशेष रूप से जो उल्लेख मिलता है वो हम लोगों को कहां पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। कौन से सूक्त में मिलता है? तो पृथ्वी सूक्त में मिलता है। कौन से में? पृथ्वी सूक्त में। सबसे नवीनतम बेटा पहला, 9वां और 10वां माना जाता है। पहला, 9वां और 10वां माना जाता है। ध्यान रखना 2 से लेकर के 7 वस्तुतः वंश मंडल है, और 2 से लेकर के 8 तक जो है ना वो ध्यान रखना प्राचीनतम जो है मंडल माने जाते हैं। लेकिन प्रामाणिक पुस्तकों में कहीं पर भी इस प्रकार का देखो ना तो प्रश्न पूछा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजें लिखने का प्रयास किया। वाचस्पति महोदय ने वस्तुतः इनका संस्कृत का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें वहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि 2 से लेकर के 8वां जो मंडल है इसको प्राचीनतम मंडल की श्रेणी में रखा जाता है। 2 से लेकर के 7वां मंडल जो है उसको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। पहला, 9वां और 10वां जो मंडल है ये बाद में जोड़ा गया था, इसलिए नवीनतम मंडलों की श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? बफरिंग हो रही है? क्लास रुक रही है? चलिए, विश्वकर्मा है बेटा महेंद्र सिंह, विश्वकर्मा है बेटा। ठीक है ना? गायत्री मंत्र के दृष्टा जो थे वो क्या थे? विश्वकर्मा थे। चलिए, क्लियर होगी बात? अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है बेटा। असतो मां सद्गमे, वह गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? बताइएगा। तो अभी हमने बात की कि ये उल्लेख हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल में, असतो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतम गमे, है ना? तो इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है? 3रे में। कहां पर मिलता है? 3रे में। और गायत्री मंत्र आप सब लोगों को आता होगा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है ना? तो इसका उल्लेख भी हमें कहां पर मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। कहां पर मिलता है बेटू जी? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ध्यान रखना रुद्र, शिव रुद्र का उल्लेख आप लोगों को कहां पर देखने को मिलता है? तो ध्यान रखना ऋग्वेद में। कहां? ऋग्वेद में, जहां पर ऋग्वेद के लिए जो है शिव के लिए रुद्र देवता, और रुद्र देवता के साथ ही साथ शिव को त्रयंबकम कहा गया। क्या कहा गया? त्रयंबकम कहा गया। तो शिव का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कहां मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ध्यान रखना मगध का सबसे प्राचीनतम उल्लेख आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। वहीं यदि हम बात करें अयोध्या की, किसकी बात करें? अयोध्या की, तो अयोध्या का प्राचीनतम उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां से कोई प्रश्न आपका नहीं बचता है। बात क्लियर हो गई क्या? तो ध्यान रखना कि गायत्री मंडल, गायत्री मंत्र जो है सवित्री नामक, सवित्री या सविता नामक देवता, सविता नामक देवता को समर्पित है। देवता को समर्पित है ना? इसके जो दृष्टा है, दृष्टा कौन थे इसके? विश्वकर्मा। कौन है बेटू जी? विश्वकर्मा है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? यहां तक किसी को कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। बेटू कैसा प्रश्न पूछा है? वेद अभी मूल रूप में कैसे होंगे बता? वेद तो वस्तुतः है ना, वेद तो क्या है बेटू जी? ध्यान रखना श्रुति के रूप में थी, फिर आगे इनका संकलन किया गया था। ठीक है ना? शांति मंत्र, अरे बेटा शांति मंत्र देखो यहां पर है ना, शांति मंत्र अनेक है, एक नहीं है। शांति मंत्र का उल्लेख हमें जो है ना वस्तुतः यजुर्वेद में भी देखने को मिलता है, अथर्ववेद में भी देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो शांति मंत्र का उल्लेख अनेक जगह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? जल्दी से बताओ मुझे, ध्यान दो। प्रारंभिक जो 3 वेद है, प्रारंभिक 3 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है ना? थोड़ी भी पढ़ाएंगे बेटा आगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अब थोड़ी पढ़ने की जरूरत है। मैं आसपास से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे बता देता हूं, है ना? और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बेटू जी, क्या कॉन्सेप्ट भी आपका साथ ही साथ क्लियर करता जाता हूं। तो मुझे नहीं लगता थोड़ी और अलग से पढ़ने की आप लोगों को जरूरत है। अलग से थोड़ी पढ़नी है मेरी, तो ऐप में सारी क्लासें मेरी अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? अमीषा गलत है बेटू जी, मुरारी ठीक है भाई, उत्तम भाई ठीक है, संगीता जी भी ठीक है, सुखदेव सर भी है कोई, चलिए उनका भी ठीक है, तो वीरम का भी ठीक है, कुलदीप स्वामी बेटा नहीं, ठीक है, दर्पण यादव जी ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दशरथ युद्ध की बात अभी आगे करेंगे बेटा, 7वें मंडल में अभी पढ़ाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, इसलिए मैंने बताया नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से प्रारंभिक जो 3 वेद है ना, कौन कौन से ऋक है, यजु है और साम है। ऋक, यजु और साम ये आपके क्या कहलाते हैं? वेद त्रय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेद त्रय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेद त्रय कहलाते हैं। आगे बात में सबसे नवीनतम रचना, सबसे क्या बेटू जी? सबसे नवीनतम रचना, सबसे नवीनतम रचना कौन सी मानी जाती है? तो ध्यान रखना अथर्ववेद मानी जाती है। कौन सा वेद? अथर्ववेद सबसे नवीनतम है। प्रारंभिक जो वेद है, प्रारंभिक जो वेद है तेजा भाई, हाँ ठीक है, प्रारंभिक जो वेद है कौन से? ऋक, यजु और साम, इन्हें वेद त्रय कहा जाता है। सबसे अंत की जो रचना है वो कौन सी? आपकी अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। आगे बात समझिए, इस ध्यान रखना इस अथर्ववेद को अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है, शत्रुवेद भी कहा जाता है और साथ ही साथ ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्या विशेष महत्वपूर्ण बात कि लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद, ये यूपीएससी में पूछा प्रश्न है, ध्यान देना, क्या कि लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कौन सा है? तो ध्यान देना कौन सा है बेटू जी? अथर्ववेद। लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण कैसे? नीलम बेटू कोई बात नहीं, ठीक है ना? ये देखो ये गलतियां हम लोग करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कई बार प्रश्न जो है ना वो हम लोग ढंग से पढ़ नहीं पाते, उस स्थिति में हमारा गलत हो जाता है। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा कि सबसे नवीनतम रचना कौन सी? अथर्ववेद है। इसको लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद भी कहा जाता है बेटू, ठीक है, ठीक है। आगे बात समझिए, लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कैसे? क्योंकि इसमें जादू टोना टोटका है, मारण मोहन उच्चाटन है, इसलिए लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है किसी ने, तो मैं उसका जल्दी से उत्तर दे रहा हूं। देखिएगा 4 वेदों की बात करते हैं,
तो एक तो है हमारा सबसे पहला वेद है, कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। उसने पूछा कि गुरुजी ऋग्वेद का जो मंत्र पढ़ते हैं या उसका जो पुरोहित है उसको क्या कहा जाता है? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? राजेश कलावत बेटा तेरा जवाब दे रहा हूं, ध्यान देना। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको बोलते हैं होता। क्या बोलते हैं? होता। या इसी को बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं बेटू जी? होत्री। अपने आप से प्रश्न पूछना कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है? अपने आप से प्रश्न पूछो, जल्दी पूछो मेरे साथ में, अपने आप को बोलो ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है, फिर उसका जवाब दो खुद ही कि होता ही होता है। क्या? होता ही होता है, अर्थात होता या होत्री। अतुल बेटू आगे बात करेंगे, एक ही प्रश्न को बार-बार मूर्खों की तरह मत पूछ। जब मैंने कह दिया आगे बात करूंगा मैं 10 राज्य युद्ध की, ठीक है? तो उस प्रश्न को पूछ रहा है बार-बार, अभी मैं बात करूंगा बेटा 10 राज्य युद्ध की, ठीक है? बीच में फिर गोचा मत किया करो बेटा, देखो फिर इससे क्या ना लेट टूट जाती है, फिर मजा नहीं आता। ध्यान दो, ऋग्वेद का पुरोहित कौन है? होता या होत्री। संबंधित प्रश्न पूछोगे यहीं पर तो बता दूंगा, आगे अभी बात ही नहीं आई 10 राज्य युद्ध की, तो कैसे बात करें अभी? ऋग्वेद का पुरोहित होता या होत्री होता है। दूसरी बात करें, ध्यान रखना, दूसरा जो ये वेद है ना वो कौन सा है बेटा? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या बोलते हैं बेटू जी? अध्वर्यु। क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। कैसे याद रखोगे? केवल याद रखने के उद्देश्य से बता रहा हूं, इन बातों का, इन चीजों का अन्य रूप में भाव मत निकालना। देखो यजुर्वेद जो है ना इसमें गद्य और पद्य है। क्या है? गद्य और पद्य। पहले पद्य सुनाता है, फिर वो बेचारा गद्य सुनाता है, लगातार 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 लगातार, है ना? विवाह होता है तो उस समय भी हवन होता है ना, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, उस समय आप में से यदि किसी का हुआ तो आप लोगों को पता होगा, भुक्तभोगी होगा, ठीक है ना? ध्यान रखना कि पहले तो पुरोहित जी मंत्र बताते हैं, फिर उसका उच्चारण करते हैं, उसका अर्थ भावार्थ समझाते हैं। हमें तो केवल एक ही चीज समझ में आती है, क्या? स्वाहा, है ना? बाकी हमें कुछ समझ में आता नहीं है। तो ध्यान रखना उनकी हालत ऐसे बोल बोल के अधमरी जैसे हो जाती है। अधमरी से याद रखिए, अध्वर्यु। क्या चीज? अध्वर्यु। क्या होता है? अध्वर्यु। चंपू काव्य है, ध्यान रखना। क्या है? चंपू मतलब गद्य और पद्य दोनों जहां पर मिश्रित हो जाए उसको हम लोग चंपू बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि यजुर्वेद से एक और अच्छा प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है बेटू जी? ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि चंपू काव्य कौन सा है, तो ध्यान रखना यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है। सुनील बेटा अभी पढ़ ले। नंबर 3 हम बात करते हैं सामवेद की। कौन से वेद की? सामवेद की। तो मैंने तो सामवेद में मैंने आपको कहा कि भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का क्या है? जनक है। और संगीत है तो मतलब गाता रहे मेरा दिल, गाता रहे मेरा दिल, मतलब क्या चीज? उद्गाता। क्या चीज बेटू जी? उद्गाता। उद्गाता। सामवेद का जो पुरोहित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। अंतिम जो है व्यक्ति, उसका ना अंतिम जो वेद है वो कौन सा है बेटू जी? तो ध्यान रखना कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। और इस अथर्ववेद में मैंने क्या क्या कहा? जादू टोना टोटका है। क्या है? जादू टोना टोटका है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, अपने आप को ऐसा जादू टोना टोटका करने वाला अपने आप को ब्रह्मा जी से कम समझता है क्या? नहीं समझता ना। तो इसीलिए ध्यान रखना कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है या अथर्ववेद का जो पुरोहित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। या कई जगह शब्द आप लोगों को देखने को मिल जाता है ब्राह्मण। क्या शब्द देखने को मिलता है? ब्राह्मण। बात क्लियर हो गई क्या? तो देखो 4 वेद है, 4 वेद है और 4 वेदों के 4 ही पुरोहित है। 4 ही क्या है बेटू जी? पुरोहित है। ध्यान रखना 4 वेदों के 4 उपवेद भी होते हैं। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा था कि देवीय स्तुतियां हैं ऋग्वेद में। क्या है? देवताओं की स्तुति। और देवताओं की स्तुति जब हम करेंगे तो देवता जब प्रसन्न होंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी। इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। कौन सा वेद है? आयुर्वेद। दूसरा हमने क्या कहा? यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद में यजु से कर्मकांड है। क्या है? कर्मकांड है। और जब यज्ञ हवन होगा तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए ध्यान रखना हमें हम लोगों को धनुष लेकर के बैठना है। क्या लेकर के बैठना है? धनुष लेकर के। तो ध्यान देना यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद। कौन सा? धनुर्वेद। सामवेद की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान देना बेटा, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद तो सब कुछ नवीन ही कर देता है, इसलिए शिल्प करता है, इसलिए क्या? शिल्पवेद। ये चारों वेदों के चार उपवेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद का मैंने बताया आयुर्वेद, यजुर्वेद का मैंने बताया धनुर्वेद, सामवेद का मैंने बताया गंधर्ववेद और साथ ही साथ मैंने बताया अथर्ववेद का कौन सा वेद बेटू जी? शिल्पवेद। कौन सा वेद है? शिल्पवेद। क्लियर होगी बात? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस वैदिक साहित्य को वेदांत माना गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर दो कि निम्न में से कौन से वैदिक साहित्य को वेदांत माना गया है? आनंद आ गया बिट्टू बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बिट्टू जी। साथ साथ रजिस्टर लेकर के बैठा करो, है ना, और लिख लिया करो। जैसे कोई नई चीज देखने को मिलती है ना तो सारी चीजें वैसे मैं लिखता हूं और पीडीएफ मिलती होगी ना आप लोगों को। ये गोफ पता नहीं बेटा क्या बोल रहा है आप, गोफ। मजा आ रहा है ना सबको? चलिए बहुत अच्छी बात है। वैदिक साहित्य को, किस वैदिक साहित्य को हम लोग जो है वेदांत कहते हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे वाह, दीपक भाई, लालचंद भाई, नरेश भाई, ऋतिक कुमार भाई, अरे कमाल हो बेटा। मोहन लाल, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। मनीष इंडिया से, इमरान खान भाई, बरखा जी जैन, विष्णु जी, स्वर्णमल जी, ऋतिक कुमार जी, बालीराम जी, नरेश जी, सभी के सही उत्तर आ रहे हैं। साजिद अंसारी भाई, महेश भाई, मौज कर दी, ठीक है बेटा। चलिए प्रेम सियाग तेरा गलत हुआ गया भाई, सियाग भाई। वंदना देवी ठीक है, राजेंद्र गलत है बेटा, ठीक है। नवनीत जी धन्यवाद भाई। कान सिंह जी का भी गलत है। एक कान सिंह भाई मेरे सामने बैठा है ना, दूसरे ने गलत उत्तर दे दिया है और उनके चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट आ रही है। चलिए, बहुत विद्वान व्यक्ति मेरे सामने भी जो बैठा है, कई बार मैं उलझ जाता हूं तो मुझे बताता भाई, ठीक है। नटवर भाई, सुमित्रा यादव ठीक है, रिया बेटा अभी नहीं, अभी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ज्योति जी ठीक है, महेंद्र सिंह जी ठीक है, विनोद ठीक है, अजय भी ठीक है, महेंद्र सिंह राजपुरोहित ठीक है भाई, सुरेश रायल ठीक है। चलिए सुनिएगा, ध्यान दो। पहले तो वैदिक साहित्य की विशेष रूप से हम लोग बात करते हैं ना, वैदिक साहित्य या फिर हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संहिता। क्या बोलते हैं इसको? वैदिक संहिता बोलते हैं। संहिता का मतलब क्या होता है? ग्रंथ, पिटारा। क्या चीज? ग्रंथ या पिटारा। अब सुनना बेटा, अब किसी का कोई उत्तर नहीं आना चाहिए, ठीक है। बहुत आराम से मस्ती से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पूरा का पूरा, यहीं से सुन लेना। वैदिक संहिता या संहिता, क्या चीज? संहिता। क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहली बात शामिल होता है इसमें वेद। क्या शामिल होता है? वेद, ठीक है ना। अब वेद में वेदांग शामिल है, ध्यान रखना, वेद में वेदांग शामिल है। 6 वेदांग है। कौन कौन से? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। ये 6 वेदांग माने गए, वेदों के अंग। वेदों को विशेष रूप से भली भांति रूप से समझने के लिए, अभी बेटू किसी का कमेंट नहीं, बहुत शांति से सुनना, सबके कमेंट्स हो रहे हैं। ये सुनील एक ही कमेंट कर रहा है बार बार, गुरुजी मेरे कमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। राजी हो गया? मत जाओ, चल सुन ले। ध्यान देना, वेदों के अर्थ को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग कितने होते हैं? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है आपसे। 6 वेदांग है। कितने हैं? 6 वेदांग। वेद रूपी पुरुष की कल्पना की। जिस प्रकार से वेद है ना, उस वेद को पुरुष माना। वेद को क्या माना? पुरुष। और पुरुष के शरीर में जिस प्रकार से 6 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ठीक इसी प्रकार से वेदों के अर्थ को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग माने गए। पहला शिक्षा, शिक्षा को नाक कहा गया। वेद रूपी पुरुष की शिक्षा को क्या कहा गया? नाक कहा गया। दूसरा कल्प, कल्पेन हस्तो, मतलब कल्प को क्या कहा गया? हाथ कहा गया। यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं कल्प में मिलती है, ठीक है। नंबर 3 व्याकरण। यदि मेरा व्याकरणिक उच्चारण ठीक नहीं होगा तो किसी को समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। और व्याकरण कहां से उच्चारित होती है? मुख से। व्याकरण मुखम कथ्यते, तो व्याकरण को क्या कहा गया? मुख कहा गया। क्या कहा गया? मुख कहा गया। निरुक्त, निरुक्त का शाब्दिक होता है जैसा मैंने बताया उसी रूप में उसको धारण किया, जैसा मैंने बोला आपने उसको सुना और सुनकर के उसी रूप में धारण कर लिया, निरुक्त कहलाता है। वेद के कान कहलाते हैं, वेद के स्रोत कहलाते हैं, कान कहलाते हैं।
छंद वेद के क्या है? पैर है। वेद के क्या है? पैर है। और ज्योतिष वेद की चक्षु है, पुरुष रूपी चक्षु। वेद का किसको कहा गया? ज्योतिष को। जिस प्रकार से ज्योतिष हमारा आगे का देख करके भविष्य बता देता है। हम जाते हैं ना गुरुजी के पास में हाथ लेकर के, जाते कि नहीं जाते? गुरुजी बताओ ना, तो गुरुजी कहते हैं बेटा तेरा शुक्र तो मजबूत है, बुध बैठा हुआ है, शनि की महादशा पड़ रही है ना। अब थोड़ी देर बाद में गुरुजी नौकरी, तो बाहर से पहले पता लग जाता कि हालत क्या है। बेटा नौकरी तो लगने वाली, 2 लगेगी, 2 कितनी लगेगी? 2। गुरुजी ब्याह शादी, तो शादी तो बेटा जल्दी हो जाएगी। अरे गुरुजी मैं पूछ रहा था जो हो रखी है उसका क्या करूं? आई बात समझ? तो ध्यान रखना बेटा जी, ध्यान देना। क्या चीज बेटू जी? ज्योतिष है ना। ज्योतिष को वेदों का क्या कहा गया? नेत्र कहा गया। ये 6 वेदांग माने गए। क्या माने गए? 6 वेदांग माने गए। बात क्लियर हो गई क्या? तो ध्यान देना, वैदिक साहित्य में पहली चीज वेद आता है। नंबर 2 आता है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ। क्या चीज आता है? ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ठीक है। नंबर 3 इसमें आता है आरण्यक। नंबर 3 क्या है? आरण्यक। क्या चीज? आरण्यक। नंबर 4 इसमें क्या आता है? वस्तुतः उपनिषद। क्या चीज आता है? उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद आता है। अब यहां से समझा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। बीच की 2 चीजें मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। बीच की 2 चीजें कौन कौन सी? ब्राह्मण और आरण्यक आगे समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर सुनो उपनिषद। क्या चीज बेटू जी? उपनिषद। सुनना, इसका ध्यान देना। मैं यदि बात करूं उपनिषद की, किसकी बात करूं? उपनिषद की, तो ध्यान देना वस्तुतः इसमें 3 शब्द है। उप है, नी है और सद है। अगले 2 मिनट किसी का कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। बहुत शांति से चीजों को समझना और दिमाग में छाप लेना, ठीक है ना। आगे बात समझ। ओले हाँ, चलिए ध्यान देना बेटू। क्या उपनिषद में 3 शब्द हैं? कितने शब्द हैं? 3 शब्दों के मेल से बना है उपनिषद। उप, धन, नी, धन, सद। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। इन तीनों के 3 शाब्दिक अर्थ निकलते हैं। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। नी का मतलब क्या होता है? ध्यानपूर्वक। क्या है? ध्यानपूर्वक। और सद का मतलब होता है बैठना। सद का मतलब क्या होता है? बैठना। बेटू जी ध्यान रखना, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ बहुत बार पूछ लिया गया। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हजारों बार पूछ लिया गया। ध्यान रखना, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप, ध्यानपूर्वक बैठना। किसके समीप ध्यानपूर्वक बैठना? तो गुरु के समीप। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना। गुरु के किसके? गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। पहली बात, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटू जी? गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना। काहे बैठना? क्यों बैठना भाई? तो इसलिए बैठना ताकि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और आपका जीवन सफल हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए जिस भी परीक्षा की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठा करो। मैं हमेशा कहता हूं ना कि ध्यान से बैठे आप। मैं जब भी चीजें समझाऊं तो उसको बहुत शांति से सुने, बिना किसी कमेंट के। पास में रजिस्टर लेकर के बैठा करो। जैसे कोई नई चीज मिलती है उसको तुरंत प्रभाव से नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना। तो गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप। गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना। ध्यान रखना, उपनिषदों की कुल संख्या पूछ ली जाए। उपनिषदों की कुल संख्या पूछ ली जाए। कुल उपनिषद कितने? 108। कुल उपनिषद कितने? 108। ऐसा व्यक्ति जिसने इन समस्त 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उस व्यक्ति को एक तो कहा जाता था वेदांताचार्य। क्या कहा जाता था? वेदांताचार्य। वेदांताचार्य क्यों? तो सुनो बेटू जी, इसलिए क्योंकि वेद का या वैदिक साहित्य का समापन या वेदों का समापन उपनिषदों के साथ हो जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। वैदिक साहित्य का समापन उपनिषदों के साथ हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है बेटू जी? इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसने समस्त इन 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो वेदांताचार्य कहलाता था। क्या कहलाता था? वेदांताचार्य। और अपने नाम से पूर्व एक अलंकरण लगाता था, श्री श्री 108 शंकराचार्य महाराज। 108 इसलिए लगाया उसने क्योंकि समस्त 108 उपनिषदों का उसने क्या है? ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए ये चीजें लगाई उसने। उसने क्या है? ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए ये चीजें लगाई उसने। लेकिन कालांतर में आगे चल करके क्या चीज? कालांतर में आगे चल करके क्या हुआ? ध्यान रखना बेटू जी, बहुत अच्छा प्रश्न है मनु, तेरा जवाब जरूर दूंगा बेटा, लास्ट में पूछना। कालांतर में आगे चल करके इसको भारतीय लोग देखो कट कॉपी पेस्ट करने में माहिर है कि नहीं? 108 के बीच में एक 0 लगा दिया, श्री श्री 1008 आसाराम बापू महाराज की जय, है ना। 1008 का है भाई, ये तो इसलिए 108 लगाते थे क्योंकि 108 उपनिषदों का, जिस व्यक्ति ने 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति 108 लगाता था। शंकराचार्य ने ऐसा किया। ये सुनो, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल के धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो विशेष रूप से 3 प्रकार के देवता मिलते हैं। लेकिन बाद में 3 से 33 हुए, 33 से फिर 33 लाख हो गए। जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ती गई वैसे वैसे देवता भी तो उतने होने चाहिए ना। ये सुनो, अरे होते कि नहीं होते? तो फिर 33 लाख में भी मामला सेट नहीं हुआ तो 33 कोटि कर दिया, 33 कोटि। अब कोटि से करोड़ भी ले मानते हैं कई लोग। और फिर आजकल तो राम जाने कितने देवता है। पत्थर लगाया, मालीपना लगाया, सिंदूर लगाया, 2 पैसे रखो सामने, फिर मजा देखो, है ना। और देवता की भी जो है, पहले हम बहुत अच्छे से बात करते थे, ठीक है ना, मंदिर में जाकर के निमन करते थे, ध्यान लगाते थे। आजकल स्टाइल चेंज हो गई, से यूं करते हैं। और आजकल एक नई स्टाइल और चली है, ये वाली। अब बाइक चलाते चलाते ये वाली स्टाइल करी, भतीड़ा खा गया और हॉस्पिटल में कहां काम आए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग करते रहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए ध्यान रखना, कुल उपनिषदों की संख्या 108। ऐसा व्यक्ति जिसने इन समस्त 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, क्या कहलाता था? गुरु। इसका क्या कहलाता था? वेदांताचार्य कहलाता था। क्या कहलाता था बेटू जी? वेदांताचार्य कहलाता था। आगे क्या बात समझ में? ठीक है ना। अरे ये 1008 इसका विकृत रूप है, मैंने कहा ना विकृत रूप कर दिया, है ना। क्लियर है ना? ये टॉपिक तो पढ़ा रहा हूं बेटा, मुकेश टॉपिक एक तरीके से समझ ले, ठीक है। वेदांताचार्य। उपनिषदों को हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन उपनिषदों में वेदों की तार्किक व्याख्या की गई है। और मुंडकोपनिषद में यज्ञ को जीवन डुबाने वाली नौका कहा गया। यदि प्रमुख उपनिषदों की बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान देना। प्रमुख उपनिषद पूछे जा सकते हैं आपसे कि कुल प्रमुख प्रामाणिक उपनिषद कितने माने जाते हैं? प्रमुख या प्रामाणिक उपनिषद कितने माने जाते हैं? तो 12। कितने? 12। कितने बेटा जी? 12। कितने उपनिषद माने जाते हैं प्रामाणिक? 12। ईश कट के प्रश्न मांडक मांडू के एतरे तेतरे कोशित की वेदारण्यक वेदा छांदोग्य श्वेता श्वेतेश्वर, ये 12 कुल प्रामाणिक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रामाणिक माने जाते हैं। आगे बात समझ में मजा आ गया ना, तो बस मजे लेते रहो, ठीक है। 12 प्रामाणिक है। 12 के मैंने आपको क्या बता दिए? नाम बता दिए बेटू जी। क्या बता दिए? नाम बता दिए। 12 प्रामाणिक क्यों है उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने इन 12 के ऊपर क्या लिखा था? भाष्य लिखा था। क्या लिखा था? भाष्य लिखा था। इसलिए 12 को क्या? प्रामाणिक
माना गया, क्या माना गया, प्रामाणिक माना गया। कई छोटे छोटे कमेंट आ रहे हैं कि बफरिंग हो रही तो बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो या तो लॉगिन लॉग आउट करके वापस लॉगिन कर लो, ठीक है। तो ये समस्या आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए ये देख लीजिए आप, ठीक है भाई, मौज कर दी तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखो, मेरी क्लास बेटू जी रोज 8 बजे होती है, बफरिंग हो रही है, किस किस की बफरिंग हो रही है जल्दी से बताओ भाई। देखो 12 उपनिषद है ना जो प्रामाणिक की भी हो सकता है, देखिए सत्यमेव जयते आ गया है ना राजेश। अगला यही प्रश्न, अरे मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा पीछे, आप तो मस्ती से जब समझाता हूं ना तो उसको समझ लिया करो। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, ठीक है, गार्डन गार्डन कर लो बेटा। चलिए, सबसे प्रसिद्ध और फेमस प्रश्न है कौन सा, सत्यमेव जयते, भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ठीक है ना, जो कि कहां से लिया गया है, ध्यान रखना जी, कहां से लिया गया, ध्यान रखना कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ईशोपनिषद या ईशोवास्योपनिषद। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, सुनना बहुत अच्छे से, मैं चीजें जब समझाऊं तब बिल्कुल शांत रह करके समझा करो। अभी हाल ही में लोकपाल बिल का ध्येय वाक्य लिया गया, क्या, मां गृध कश्य स्वीधनम, मां गृध कश्य स्वीधनम, ठीक है ना, अर्थात किसी के धन की लालसा मत करो, किसी के धन की लालसा मत करो, धन किसका हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी के धन की लालसा मत करो, धन किसका हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये कहां से लिया गया, ईशोवास्योपनिषद से, वो इस प्रॉब्लम नहीं है बेटू जी, ठीक है ना। ईशोवास्योपनिषद से लोकपाल का जो है ध्येय वाक्य कहां से लिया गया, ध्यान रखना क्या चीज है, कहां से, ईशोवास्योपनिषद से, ठीक है ना। या कहीं आपको ईशोपनिषद भी देखने को मिल जाता है, तो बी इसका राइट उत्तर हो गया। ध्यान रखना कि मुंडकोपनिषद में, ठीक है ना, सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है, सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। और ध्यान रखना सत्यमेव जयते वस्तुतः सारनाथ स्तंभ लेख पर लिखा हुआ है, कहां, सारनाथ, सारनाथ स्तंभ लेख, जो कि अशोक का है बेटू जी, ध्यान रखना सारनाथ स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है, लेख पर उत्कीर्ण है ना, उत्कीर्ण कहां पर है, सारनाथ स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। और ध्यान रखना कहां से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है बेटू जी। मेरी क्लासें ऐप में सारी क्लासें मिल रही है, अभी ये एमसीक्यू बेस चल रहा है इसलिए मैं एमसीक्यू में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्लियर होगी बात। थोड़ी मैंने पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है ना। ऐप में आप कोई भी जैसे कोर्स लोगे तो उसमें आपको मेरी पूरी क्लासें मिल जाएगी, एंशिएंट मिल जाएगा, मिडाइवल मिल जाएगा, मॉडर्न मिल जाएगा, सारा पढ़ा रखा है, सब कुछ मस्ती के साथ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बेटा जी। सुरेंद्र बेटू, मां गृध कश्य स्वीधनम, मां गृध कश्य स्वीधनम, ठीक है ना, अर्थात धन किसका हुआ है, धन की लालसा मत करो, ठीक है। देखो इस प्रश्न से कम से कम ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा हूं, कम से कम 5 से 6 प्रश्न कवर करवाऊंगा, ठीक है। पहले तो इसका उत्तर दो, फिर हम लोग बात करते हैं। देखो ध्यान देना, मुझे पता है कि आप लोग सब सही उत्तर देने वाले हो। मनीष बहुत बढ़िया बेटा जी, गलत है तुम्हारा मनीष, बहुत बढ़िया, गलत है बेटा, ठीक है। चलिए ज्योति आपने पूरी क्लास ले ली, चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। शुक्ला भाई ठीक है, ऋतिक ठीक है ना, मनीषा बेटू जी ठीक है, पुखराज ठीक है, स्वाति बेटू ठीक है, युवराज सिंह ठीक है। चलिए अब सुनो मेरी बात, यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं बेटू जी, सुनना युवराज भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है बेटा जी, सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। अब सुनो सिंधु नदी क्यों है, ऊपर से यदि हम लोग आएंगे ना तो यहाँ पर 7 नदियां आती है ना, ऊपर उत्तर भारत में ये 7 नदियां हैं। कौन कौन सी है मैं नाम नीचे लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना। अभी अब किसी का कोई कमेंट नहीं, समझना कौन कौन सी है। सिंधु है सबसे महत्वपूर्ण, सिंधु है, फिर झेलम है, फिर कौन सी है, चेनाब है, फिर बेटू जी रावी है, फिर व्यास है, और फिर सतलज है, और फिर सबसे लास्ट में गग्गर, क्या चीज, आई मीन टू से सरस्वती, या जिसे प्राचीन सरस्वती कहा जाता था। आर्य प्रारंभिक समय में जब भारत में आए, क्या भारत में आए, तो उस समय ध्यान रखना सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में बसे, और इसी क्षेत्र को कहा गया सप्त सेंधव प्रदेश। मैंने अविनाश चंद्र दास की बात करी थी, रजत बेटू ठीक है, अभी सुन लो बेटू, क्या चीज, अविनाश चंद्र दास की बात की, मैंने कहा कि उन्होंने आर्यों का मूल स्थान बताया था, क्या, सप्त सेंधव प्रदेश, क्या बताया था, सप्त सेंधव प्रदेश। क्लियर कोई बात, ध्यान देना। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, क्योंकि यहीं पर आकर के बसे थे सबसे पहले, ठीक है ना। सिंधु और उसके आसपास के स्थान में बसे, इसलिए उसको कहा गया क्या, सिंधु स्थान, सिंधु स्थान। अब स्थान के लिए एक शब्द आता है वृत्त, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्थान के लिए शब्द आता है वृत्त, और आर्यों का स्थान था, इसीलिए परवर्ती ग्रंथों में इस स्थान को कहा गया आर्यावृत। क्या कहा गया, आर्यावृत। भारत का प्राचीन नाम मिलता है कि नहीं मिलता, आर्यावृत। क्या मिलता है, आर्यावृत। इसलिए मिलता है कि आर्यों का स्थान था, आर्य निवास करते थे, इसलिए इसको आर्यावृत बोला। परवर्ती ग्रंथों में भारत का प्राचीन नाम आर्यावृत मिलता है बेटू जी, वो इसी कारण मिलता है। बात समझ में आ गई क्या, सिंधु और उसके आसपास के स्थानों में बसे, इसलिए सिंधु स्थानी। आगे चल करके क्या चीज बेटू जी, ध्यान देना, यूनानी लोगों ने सिंधु को स्व के स्थान पर ह, क्या चीज, ह उच्चारित किया, और इसलिए हिंदुस्तान हुआ। क्या हुआ, हिंदुस्तान। इन आर्यों की सबसे प्राचीनतम जो जनजाति है, वंदना बेटू ध्यान से सुनो, आर्यों की जो सबसे प्राचीनतम जनजाति है वो थी भरत। कौन सी, भरत। इसीलिए कालांतर में इसलिए ऐसा कह दिया गया कि इस संपूर्ण देश का नाम हो गया भारत। क्या हो गया, भारत। लेकिन जैन ग्रंथ कुछ अलग कहते हैं, मैं जब बात करूंगा जैन धर्म की तब मैं वहां पर चर्चा करूंगा कि इसको भारत और क्यों किस आधार पर कहा गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई क्या, ध्यान देना बेटू जी। बात करते हैं सरस्वती नदी की, तो सरस्वती नदी को ध्यान रखना, दूसरी एक तो ध्यान रखना, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, कौन सी, सरस्वती। और इसी सरस्वती को ध्यान रखना, क्या चीज, इसी सरस्वती को क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, इसे नदी तमा, क्या कहा गया, नदी तमा, अंबितमे, या माते तमा कहा गया। क्या कहा गया, माते तमा। नदी तमा का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ सुनिएगा। अंबितमे या माते तमे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो भी सुन लीजिएगा, सुनिएगा बहुत अच्छे से बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि समस्त नदियों की जननी, समस्त नदियों की जननी, समस्त नदियों की जननी, समस्त नदियों की जननी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में ध्यान रखना कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, वहीं संपूर्ण वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है।
बात क्लियर हो गई। सबसे प्राचीन, ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख नदी सिंधु। दूसरी, ध्यान रखिएगा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, आप ध्यान रखना, सरस्वती या प्राचीन सरस्वती, गग्गर। क्या चीज, गग्गर। ठीक है राजेंद्र बेटू, मैंने कहा था ना बहुत सारी चीजें मिलती है, कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा ध्यान रखना, अब विशेष रूप से हाथ में पेन कॉपी लेकर के बैठा करो। मैंने कहा था प्राचीन कुछ नाम मिलते हैं, जैसे मैं बात करूं, एक नाम मिलता है सुतद्री। क्या नाम मिलता है, सुतद्री। ये कौन सी नदी का प्राचीन नाम है बताओ, सुतद्री शब्द मिलता है क्या, सुतद्री। ठीक है ना, कौन सी नदी का प्राचीन नाम है बताओ, सुतद्री। सुतद्री कहा जाता था सतलज को। सुतद्री किसको कहा जाता था, सतलज के लिए प्राचीन नाम, जो वर्तमान नाम हमारी वर्तमान सतलज नदी है उसको क्या कहा जाता था, ध्यान रखना बेटू जी, क्या कहा जाता था, सुतद्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सुतद्री। एक शब्द मिलता है अश्किनी, शब्द क्या मिलता है, अश्किनी शब्द मिलता है। शब्द क्या मिलता है, अश्किनी शब्द मिलता है। अश्किनी जो शब्द है वो वस्तुतः ध्यान रखिएगा चेनाब नदी के लिए प्रयुक्त किया गया। कौन सी नदी के लिए, चेनाब नदी के लिए प्रयुक्त किया गया। आगे बात समझिए, बात करता हूं मैं, एक शब्द मिलता है आपको, शब्द क्या मिलता है, विपाशा। क्या शब्द मिलता है, विपाशा। विपाशा शब्द मिलता है, ध्यान रखना, विपाशा शब्द किसके लिए, व्यास नदी के लिए। कौन सी नदी के लिए, व्यास नदी के लिए। आगे बात समझ क्लियर है। हम बात करते हैं रावी की, तो रावी को सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, ध्यान रखना, पुरुषनी नदी या कई जगह इरावती शब्द मिलता है। क्या शब्द मिलता है, इरावती, या कई जगह पुरुषनी शब्द भी मिलता है। ध्यान रखना, पुरुषनी या परुषणी, परुषणी, या कई जगह शब्द मिलता है इरावती। क्या मिलता है बेटू जी, इरावती। ध्यान रखना, कौन सी, रावी नदी। कौन सी नदी, रावी नदी। आगे चर्चा करेंगे हम लोग 10 राज्य युद्ध की। किसकी बात करेंगे, 10 राज्य युद्ध की। झेलम के लिए बताता हूं बेटा, शब्द मिलता है वितस्ता। सारे पूछ लो तुम, है ना, वितस्ता। वितस्ता किसके लिए, झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी। और साथ ही साथ एक शब्द मिलता है सदा नीरा। क्या चीज, सदा नीरा, गंडक। सदा नीरा, कौन सी नदी, सदा नीरा, जिसमें हमेशा नीर हो, जल हो। कौन सी नदी, गंडक नदी। कौन सी नदी, गंडक नदी। चलिए बात हो गई क्या क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, यहां से सिंधु के लिए सिंधु शब्द मिलता है। सिंधु के लिए वस्तुतः सिंध, वर्तमान में सिंध बोलते हैं, उसमें सिंधु बोलते थे। ठीक है, बात क्लियर हो गई, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना कि पंचधन आब, पंजाब 5 नदियों के समूह पर बसा हुआ है ना, पंजाब। ठीक है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता, आब। क्या, आब। क्लियर होगी बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अंतिम प्रश्न होगा संभवतः। 10 राज्य युद्ध, क्या चीज, 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। हाँ, गग्गर बेटा, प्राचीन सरस्वती, गग्गर का तो बता दिया मैंने। 10 राज्य युद्ध। अब हमारी बात हो गई, जो भाई वो अतुल भाई शायद पूछ रहे थे ये, तो अब देखो जवाब आ जाएगा ना। सबसे पवित्र नदी, नदी तमा जिसे कहा गया है ना सरस्वती को बेटा, सबसे पवित्र नदी आर्यों की। चलिए अभी बात कर ली हमने रावी या पुरुषनी नदी, रावी या पुरुषनी नदी। क्लियर हो गई बात। इसी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया, 10 राज्य युद्ध। अब इस 10 राज्य युद्ध से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सुनिएगा बेटा जी। क्या, देखो ध्यान देना कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख, क्या चीज, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, तो हमें मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में हमें जो है 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का हम लोगों को क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। देखो किस किस के मध्य लड़ा गया, तो एक तो भरत राजा सुदास थे, भरत राजा सुदास, भरत राजा सुदास। ठीक है, अब सुनिएगा, वर्सेज 10 जन, वर्सेज 10 जनों के मध्य, 10 जनों के मध्य लड़ा गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। विजय कौन रहा, विजय रहा राजा सुदास, राजा सुदास। अब यहां से यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न, आरपीएससी आरएस द्वारा पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। क्या चीज, ध्यान रखिएगा बेटू जी, सुदास कौन से वंश से संबंधित है, त्रिशु वंश से संबंधित है। कौन से वंश से, त्रिशु वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है, त्रिशु वंश से। वस्तुतः ध्यान देना क्या चीज कि ये सुदास जो थे वो कौन से वंश के राजा थे, तो ध्यान रखना त्रिशु वंश के। अब एक और आप लोगों का डाउट क्लियर कर रहा हूं, कई लोगों ने संभवतः हो सकता है, देखो ध्यान देना, क्योंकि पहले यदि हम लोग बात करें तो 2 जगह उल्लेख देखने को मिलता था, क्या 7वां मंडल और 8वां मंडल दोनों में, लेकिन ज्यादातर अभी जो प्रामाणिक डेटा आ रहे हैं उसके अनुसार 7वां, और सही उत्तर भी 7वां मान रहे हैं। ठीक है ना, कई पुस्तकों में आपको 8वां भी देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी ने पहले का कोई नोट्स बना रखा है तो उसको भी अपडेट कर लीजिएगा, 8वां कर लीजिएगा। प्रामाणिक जो माना जा रहा है, माफ कीजिएगा 7वां कर लीजिएगा, प्रामाणिक जो माना जा रहा है वो 7वां मंडल माना जा रहा है। ठीक है, ओहो तेजाराम जी गोदारा साहब, नमन करता हूं आपको। 10 राजाओं जनों के नाम बताइए, क्या करेगा 10 जन, क्या उखाड़ेगा बता। आज तक पूछा कभी ऐसा प्रश्न है, फालतू की बकवास करता है। 10 जनों के नाम लिख, मैं लिखाता हूं तेरे को। देख 5 तो आर्य कबीले थे और 5 जन थे। 5 आर्य कबीले कौन कौन थे, पुरु था, यदु था, तुर्वस था, अनु था, दुयु था, और इन्हें पंचजन्य कहा गया था। सरस्वती नदी के किनारे रहा करते थे, और इसमें 5 अनार्य कबीले थे। शिवी था, पक्त था या पथुन नाम मिलता है, अर्जुन, अनिल या अलिना नाम मिलता है, बलानस और विषाणिनी, ये कुल 10 जन थे। क्या करेगा, इनका माथा फोड़ेगा। फालतू चेक करने की आदत है तुम्हारी, बकवास करते हो। ठीक है, आज तक नहीं पूछा गया ऐसा प्रश्न, जो चीज काम की वो पढ़ ले। आगे अब 10 नाम बता दिए, खुश हो गया। चलिए 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, ध्यान रखना, पुरुषनी नदी के किनारे। कौन, ध्यान रखना कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किस किस के मध्य, राजा भरत राजा सुदास और 10 जनों के मध्य। 10 जनों के भी मैंने नाम बता दिया। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान रखना इसका कारण क्या था, कारण पूछा जा सकता है। 10 राज्य युद्ध हुआ क्यों, बड़े एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। क्या चीज, ध्यान देना, राजा सुदास जो थे, राजा सुदास ने क्या करा, राजा सुदास के पुरोहित हुआ करते थे। राजा सुदास के क्या थे, सुदास के पुरोहित थे। क्या नाम था उनका, विश्वामित्र। क्या नाम था, विश्वामित्र। इस विश्वामित्र को सुदास ने, विश्वामित्र को क्या करा, विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया। विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया, पुरोहित के पद से हटाया। पद से हटाना इसका प्रमुख कारण था। कारण क्या है, ध्यान रखना, कारण पूछा जा सकता है कि कारण क्या है 10 राज्य युद्ध का, तो राजा सुदास द्वारा
अपने पुरोहित विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा देना और उसके स्थान पर ध्यान रखना बेटू जी, किसको पुरोहित बनाया? वशिष्ठ को। किसको? वशिष्ठ को। आगे बात समझ क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि विश्वामित्र नाराज हुआ। विश्वामित्र क्या हुआ? नाराज हुआ, और नाराज होने के कारण जो है उसने 10 जनों का एक संघ बनाया और साथ ही साथ राजा सुदास के साथ क्या किया? युद्ध किया। भरत किसी क्षेत्र का नाम था? नहीं था बेटा। भरत, ध्यान रखना, भरत आर्यों की प्राचीनतम जनजाति थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। भरत जो है ना वो आर्यों की प्राचीनतम जनजाति थी। प्राचीनतम जनजाति है, आर्यों की सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है। कौन सी? भरत। कौन सी? भरत। गंगा यमुना का बेटू जी एक एक बार उल्लेख मिलता है, कोई विशेष उल्लेख मिलता नहीं है, ठीक है ना? नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में। ज्योति बेटू धन्यवाद आपको। चलिए, तो सारी चीजें बातें हो गई है। मुझे थोड़ा बहुत जितना कुछ आता है आपको देने का प्रयास करता हूं इन प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है? उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें, ठीक है? इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले, खुशहाल रहें, खुशियों से सराबोर रहे आपका परिवार, और आप सब लोग स्वस्थ रहें। आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि समय ऐसा है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। देखिए, आज की क्लास के अंदर आपके टॉपिक लिखा हुआ है मौर्य काल और उत्तर मौर्य काल। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की क्लास के अंदर आपके ये मौर्य काल वाला टॉपिक एंड हो जाए और उत्तर मौर्य काल वाले टॉपिक को चालू करेंगे। गणपत पटेल, रितेश हो गया एक बार, गुड मॉर्निंग। सुनीता कुमारी, अनुराग कुमार, सुभाष चंद्र। चलिए, आप सभी को जवाब देना संभव नहीं होगा क्योंकि बड़े पैमाने के ऊपर स्टूडेंट क्लास के अंदर जुड़े हुए। प्रीतेश यादव, लिप निमाना। चलिए, हम लोग टॉपिक चालू कर दिया था, इसके ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। मौर्य प्रशासन के ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे। एक तो हमने पढ़ा मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के बारे में हमने पढ़ने का काम किया था। फिर भी मैंने कहा था कि ये टॉपिक बहुत लंबा है मौर्य काल वाला, तो हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल को करने का कार्य करेंगे। विमल कुमार, अजय गुजर, ज्ञान प्रकाश सैनी, बदमाश, अनुपम कुमार, पवन मीना सभी जुड़ चुके क्लास के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे, मौर्यों का सैन्य प्रशासन, ठीक है? आप लोगों ने उतारा था, कौटिल्य लिखता है मौर्य काल में सेना, बलवीर पलारा, मेरा नाम लो, ले लिया बेटा, सबका नाम ले लिया, ताराचंद गोयल वगैरह। खेतु दवे, आवाज कम है, ठीक है? अपनी तरफ से भी चेक कीजिएगा। अनुपम कुमार, सुनील। चलिए, आप टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने कहा था कौटिल्य लिखता है मौर्य काल में सेना चतुरंगिणी थी, 4 भाग, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना और रथ सेना। कोई टिपिकल नहीं है। देखिए कि एक सवाल का उत्तर आप दीजिएगा, चाहे प्राचीन भारत हो चाहे मध्यकालीन भारत हो, सेना का प्रमुख सेनापति तो कौन होता है? सुनिएगा, प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत, उन दोनों में सेना का प्रमुख सेनापति तो कौन होगा? तो बात ध्यान रखिएगा, सेना का प्रमुख सेनापति तो राजा ही होता है। जैसे आज बताइए, प्रजेंट के अंतर्गत जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना, इन सब का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रजेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में सेना का सेनापति तो कौन कहलाएगा? राजा ही कहलाएगा। पर देखिए, नॉर्मली राजा खुद सेना के अंतर्गत नहीं जाता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति थोड़ी जाते हैं सेना के अंतर्गत। तो देखिए, मौर्य काल में सेना का संचालक क्या कहलाता था? कौटिल्य के अकॉर्डिंग। युद्ध के समय, ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में युद्ध के समय सेना का संचालक क्या कहलाएगा? इसको उतारिएगा, कौटिल्य के अकॉर्डिंग मौर्य काल में युद्ध के समय, बुद्धाराम विश्नोई हो सकता है राजा का बेटा, पर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? मौर्य काल में युद्ध के समय बिल्कुल धर्मेंद्र राठौड़, सेना का संचालक होगा, धर्मेंद्र प्रमुख नहीं होगा। सेना का प्रमुख तो सेनापति ही कहलाएगा और वो राजा ही होता था। पर युद्ध के समय सेना का संचालन करने वाले के लिए क्या शब्द काम लिया गया? नायक शब्द काम लिया गया है। चलिए आगे बढ़िएगा। इसी में मेगस्थनीज थोड़ा अलग विवरण देता है। मेगस्थनीज कहता है कि सैन्य प्रशासन को चलाने के लिए, सैन्य प्रशासन, इसको उतारिएगा, सैन्य प्रशासन को चलाने के लिए 30 सदस्यों का बोर्ड होता था, 30 सदस्यों का बोर्ड होता था। देखिए, बिल्कुल ऐसा के ऐसा विवरण मेगस्थनीज और कहां पर देगा? बिल्कुल सैन्य प्रशासन की तरह का विवरण मेगस्थनीज एक और जगह भी देखने का काम करता है। तो मेगस्थनीज कहता है सैन्य प्रशासन को चलाने के लिए 30 सदस्यों का बोर्ड होता था, जो 6 समितियों में विभक्त था, जो 6 समितियों में विभक्त था। हर एक में कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर, 6 × 5 = 30। तो 6 समितियों का जिक्र करता है मेगस्थनीज। बालकृष्ण यादव, नोट तो करना ही है ना, तभी तो बोर्ड के ऊपर लिखने का काम कर रहा हूं। एक ही लाइन बार बार क्लास के अंदर रिपीट करने का काम करती है। बेटा, बोर्ड आज भी होते हैं, आज भी जाइए नगर निगम और नगर पालिका के अंदर, बोर्ड का अर्थ होता है ग्रुप्स, लोगों का समूह, बोर्ड कहलाता है पूरा के पूरा। 6 समितियां, बहुत ईजी है। नंबर 1 उतार लीजिए, पैदल सेना की समिति। नंबर 2 अश्व सेना की समिति। नंबर 3 गज सेना की समिति। नंबर 4 रथ सेना की समिति। देखिए, 4 तो बिल्कुल कौटिल्य की तरह हो गए, तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। 5वें और 6ठे, पूजा फागोरिया सर कमेंट आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, बोरी भर भर के, ठीक है? अगर कमेंट का जवाब मैं दूं सबके तो पढ़ूंगा मैं कहां पर जाके, तो कमेंट बड़े पैमाने पर आ रहे हैं पूजा जी, ठीक है? 4 समितियां तो कैसी हो गई? बिल्कुल कौटिल्य की तरह। तो आपको 5वीं और 6ठी याद रखनी है, जिनके बारे में कौटिल्य जिक्र करने का काम नहीं कर रहा है, ठीक है? 5वीं उतारिएगा, नौ सेना समिति। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि कौटिल्य ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है मौर्य काल के अंतर्गत। देखिए ना, तभी तो विवाद क्रिएट हो रहा है कि वास्तव में कौटिल्य मौर्य काल का था भी या नहीं था। नोट्स ऐसे बनाओ ना, जैसे लिख रहा हूं मैं बोर्ड के ऊपर, वो उतारते चलिए। सुनीता रुलानिया, मेरे कमेंट देख पा रहे हो? अरे देख पा रहा हूं सबके कमेंट। चलिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। नेक्स्ट उतारिए, सेना यातायात। आज भी होती है, देखिए, सेना यातायात व रसद सामग्री।
रसद सामग्री का अर्थ क्या होता है? खाने पीने की वस्तुओं की, सेना, यातायात व रसद सामग्री की व्यवस्था करने वाली समिति, व्यवस्था करने वाली समिति। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिया, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का उल्लेख किसने किया है? आईएएस एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तर दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का उल्लेख किसने किया? अदिति पारिक, बहुत अच्छा सवाल है। प्राचीन भारत में सबसे बड़ी सेना किनके पास थी? मौर्यंस के पास थी। तभी आपको पूछ रहा हूं कौन था विदेशी जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का उल्लेख किया? तो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सैन्य प्रशासन, सेना का संचालक नायक, कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगिणी, मेगस्थनीज के अकॉर्डिंग 30 सदस्यों का बोर्ड जो 6 समितियों में डिवाइड। गलत उत्तर दे रहे सभी। नरेंद्र, आशा चौधरी, एपीएनएस लिख रहा है, कोई जस्टिन लिख रहा है, पर टाइप करने के हमारे स्टूडेंट एक्सपर्ट है। बिल्कुल दिलीप कुमार निमाना का जवाब सही आ गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, उतार लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का उल्लेख, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का उल्लेख प्लिनी ने किया है, प्लिनी ने किया है। प्लिनी कौन है? यूनानी है या रोमन है प्लिनी? प्लिनी यूनानी है या रोमन है? इस प्लिनी के ऊपर एक और क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंतर्गत, उसको केवल सुनिएगा। प्लिनी यूनानी है या रोमन है? बिल्कुल, प्लूटार्क और प्लिनी दोनों। सर पहली बार पढ़ा तो कुछ पता नहीं, आप बताओ तो जी। हाँ उतार लीजिएगा नैन सिंह जी। प्लिनी रोमन लेखक है जिसने किताब लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। ये किताब पूछता है एग्जामिनर। प्लिनी की बुक्स का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री नाम से किताब लिखी गई थी प्लिनी के द्वारा। और मैंने कहा था ना, प्लिनी के ऊपर एक सवाल बार बार पूछते हैं जिसको मैं बोल के बता रहा हूं, आप उतारना चाहे तो उतार लीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनर सवाल पूछता है कि किस लेखक ने अफसोस प्रकट किया है कि उसके देश का सोना चांदी बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है भारतीय विलासिता की वस्तुएं खरीदने में। देखिए आप कहते हो ना भारत सोने की चिड़िया है, तो एक देश का सोना चांदी बड़े पैमाने पर इंडिया में आ रहा है और क्या खरीदने के लिए? विलासिता की वस्तुएं। और वो देखिए कहां का होगा? रोमन्स। प्लिनी ने अफसोस प्रकट किया है कि उसके देश का सोना चांदी बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है भारतीय विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए, ठीक है ना। रोमन लेखक है प्लिनी। चलिए मौर्यों का सैन्य प्रशासन कंप्लीट हो गया, अब इसके बारे में बात करते हैं। न्याय प्रशासन, सुनिएगा बहुत अच्छी बात आती है। मौर्यों का न्याय प्रशासन बहुत कठोर था, लेकिन जरूरी है इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए अगर दंड व्यवस्था नरम हुई तो अव्यवस्था क्रिएट हो जाएगी। हम तो कई बार कहते हैं वर्तमान की सरकारों को भी सबक ले लेना चाहिए, मौर्यों की न्याय प्रशासन से सबक लेने का कार्य लेना चाहिए। अनुराग पूछ रहा है कि उस समय सेना का खाना कैसे बनता था? तो बेटा अभी तो नहीं बता पाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाए उसके बाद में मेरी आत्मा चली जाए और मौर्य काल के किसी व्यक्ति से मिल जाए तो पूछूंगा आप कैसे खाना बनाने का कार्य करते थे। विलासिता क्या होती है? विलासिता नहीं होती है, अनुपम वी लिखो, ठीक है ना। अनुराग को बताइएगा उस समय खाना कैसे बनने का काम करते थे, ये भी देखिए हमारे क्वेश्चन है। विलासिता नहीं होती है, विलासिता होती है, मौज मस्ती होती है ना, उसके लिए विलासिता शब्द यूज किया जाता है। न्याय प्रशासन कौटिल्य के अनुसार, उतारिएगा। कौटिल्य लिखता है दंड व्यवस्था कठोर थी। जरूरी है ना, कानून बनाने से काम थोड़ी चलता है, कानून को लागू किया जाए तब मजा आने का काम करता है। और देखिए हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक विद्वान क्या कहता है, H.W. एल्सन लिखता है कानून केवल बंदूक की नली से ही लागू होने का काम करते हैं, ये लोग ऐसे मानने का काम नहीं करते हैं। बेटा प्रशांत, भ्रष्टाचार तो हर युग के अंतर्गत मौजूद रहा है, तभी मैंने कहा ना कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानूनों को लागू किया जाए तो वास्तविकता नजर आने का काम करती है। तो एल्सन ने लिखा था विश्व इतिहास में कि कानून केवल बंदूक की नली से ही लागू होने का काम कर सकते हैं। ये जनता बहुत उदंड टाइप की हो जाती है कई जगहों के ऊपर और राजाओं का पद भी प्राप्त करने का काम कर लेती है। हाँ वो खाने वाले को मेरे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, कई वो सुनेगा तो तकलीफ में आ जाऊंगी, ठीक है। देखिए कौटिल्य क्या लिखता है, बहुत जानदार बात कहता है। कौटिल्य कहता है व्यक्ति ने जैसा अपराध किया है वैसा चिन्ह उसके मस्तिष्क के ऊपर बना दो ताकि लोगों को पता चले कि ये दुष्ट इस टाइप का अपराधी होने का काम कर रहा है। शानदार बात कही कौटिल्य ने, जैसा अपराध किया है वैसा चिन्ह उसके मस्तिष्क के ऊपर बनाने का काम कर दो। दो टाइप के न्यायालय होते थे, एक तो धर्मस्थीय न्यायालय, बहुत इजी है, देखिए इनको नहीं पूछेगा मुझे पता है आपको, पर उतार लीजिए। दीवानी न्यायालय, कल पढ़ा था ना दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश क्या कहलाएगा, वो हारिक लिखा था ना कल की क्लास में, अपन तीर्थ पढ़ा था उसके अंदर, तो ठीक है। दीवानी न्यायालय के लिए क्या वर्ड आता है, धर्मस्थीय न्यायालय शब्द काम में लिया जाता है। दूसरा उतारिए, कंटक शोधन, ये होगा फौजदारी न्यायालय, ठीक है। इसका भी न्यायाधीश पढ़ लिया आपने, प्रदेष्टा, तीर्थ में लिखा था ना 18 तीर्थ के अंतर्गत, तो उतार लीजिएगा धर्मस्थीय व कंटक शोधन न्यायालय। चलिए आगे बढ़िए, कुछ शब्द मत उतारना, ठीक है ना। अब देखिए मैंने कहता हूं ना कई चीजें पढ़ने की नहीं होती है। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था, समझना एक ही शब्द लिखवाऊंगा केवल जो बार बार एग्जाम में आता है, गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल में। देखिए गुप्तचर, इनके लिए क्या शब्द काम में लिया जाता है, गूढ़ पुरुष होते हैं। गूढ़ पुरुष क्या होते हैं, बहुत गहरे आदमी, अपना राज दबा के रखेंगे, किसी के सामने अपना राज खोलने का काम नहीं करते। ये गुप्तचर क्या होते हैं, बहुत गूढ़ गहरे पुरुष होने का काम करते हैं। अब देखिए गुप्तचर दो टाइप के होते हैं, अब इनको क्या पढ़े, उत्तर तो आ गया ना। एक तो होता है संस्था गुप्तचर और एक होता है संचरा। एक जगह पर रहकर गुप्तचरी करने वाले गुप्तचर क्या कहलाएंगे, संस्था, और घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले गुप्तचर क्या कहलाते हैं, संचरा। और एक और चीज दिमाग में रखिए, केवल पुरुष गुप्तचरी नहीं होते हैं, महिलाएं भी गुप्तचर होती है। बड़ा इंटरेस्ट, देखिए आप कहोगे सर प्रेजेंट में, प्रेजेंट में क्या, मौर्य काल में महिलाएं भी गुप्तचर होती है। और देखिए आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी होगी ना, कुछ वर्ष पहले
लीबिया का तानाशाह मरा था गद्दाफी, और गद्दाफी की मौत के बाद पता चला कि गद्दाफी को लेडी बॉडीगार्ड रखने का शौक था, स्त्री अंगरक्षक। तो देखिए, स्त्री अंगरक्षक लीबिया का तानाशाह गद्दाफी ही नहीं रखता था, ये मेगस्थनीज लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी लेडी बॉडीगार्ड रखने का शौक था। ठीक है ना, देखिए लोगों के शौक भी कितने अजीबोगरीब होते हैं। मौर्य काल के शौक लेके बैठा है लीबिया का तानाशाह गद्दाफी। हाँ दीपिका, महिलाएं भी गुप्तचर होती थी, महिलाएं पीछे थोड़ी हर काम के अंतर्गत पूर्ण भागीदारी निभाने का कार्य करती है ना। ये लोग कहते हैं महिला उत्थान हमें नजर आता है कई कालों के अंतर्गत। चलिए आप ये उतारिए क्वेश्चन, ये आपके आता है एग्जाम में, गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट कीजिए। महामत्याप सर्प कहलाता था गुप्तचर। अरे साधना बताया ना, गूढ़ पुरुष गहरा आदमी जो आसानी से अपने राज नहीं खोलने का कार्य करता। हाँ, कौटिल्य की व्यवस्था योगी ना, गूढ़ पुरुष शब्द कोई मेगस्थनीज थोड़ी काम मिलेगा बेटा, इतना तो समझो। यस, सुनरी लॉर्ड को विष कन्या बहुत पसंद है। ठीक है, आप ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्तचर विभाग का प्रधान महामत्याप सर्प। चलिए आगे बढ़िएगा, हेडिंग लगाइएगा मौर्य काल। हाँ, मैं पहले बीच के अंतर्गत एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहा हूं, ठीक है, इसको उतारिएगा। मौर्यकालीन कला, यहां देखिए आपके सवाल ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंतर्गत। मौर्यकालीन कला, और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, भारत में पहली बार कला के क्षेत्र में पत्थरों का प्रयोग अपनी पूर्णता की ओर कौन से काल में पहुंच गया। मौर्य काल में। सुनना मेरी लाइन, कला के क्षेत्र में पत्थर पहले भी यूज होते थे, ठीक है ना, पर एग्जाम में क्या क्वेश्चन हो रहा है, पूर्णता, कंप्लीटनेस। और ये लाइन किसने यूज करी है, लिखिएगा। वी स्मिथ के अनुसार कला के क्षेत्र में, ये लाइन उतरिएगा, कला के क्षेत्र में पत्थरों का प्रयोग, कला के क्षेत्र में पत्थरों का प्रयोग अपनी पूर्णता की ओर मौर्य काल में पहुंच गया। यह आ चुका है, आईएएस एग्जाम का क्वेश्चन है, किसके अनुसार कला के क्षेत्र में पत्थरों का प्रयोग अपनी पूर्णता की ओर पहुंच गया था मौर्य काल के अंदर। समझे, इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आई है, ये वर्ड आया, कला के क्षेत्र में पत्थर पहली बार यूज हो चुके हैं, पर यह क्या पूछ रहा है, पूर्णता की ओर, तो वो आपके उत्तर होगा मौर्य काल के अंदर। कई बने, स्तूप बनेंगे, स्तंभ बनेंगे, अभिलेख बनेंगे, गुफाओं का निर्माण होने का काम करेगा मौर्य काल के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं, स्तूप। और आपके सबसे फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या होता है स्तूप के ऊपर, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया। मौर्य काल में सांची का स्तूप बनाया है अशोक के द्वारा। तो ये सवाल बार बार आ रहा है, अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया, ये सवाल आपके रिपीट हो रहा है बार बार। अब देखिए कि इसी सांची के स्तूप पर सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के अंतर्गत तब सवाल पूछा गया है, साल भंजिका नामक स्त्री की आकृति कौन से स्तूप पर अंकित है, सांची के स्तूप पर। यह सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, साल भंजिका नामक स्त्री की आकृति, स्त्री की आकृति सांची स्तूप पर अंकित है। यह उतारिएगा, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एग्जामिनर आपको दे सकता है सांची का स्तूप कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। मध्य प्रदेश में भोपाल के समीप, भोपाल के समीप कनखेड़ा की पहाड़ियों पर यह स्तूप है। यह नया क्वेश्चन हो सकता है। मध्य प्रदेश में बेटा स्तूप बुद्ध धर्म में बनाए जाते हैं, बुद्ध के अवशेषों पर अंडाकार संरचना बनाई जाती है, उसके लिए स्तूप शब्द काम में लिया जाता है। शुरुआत में स्तूप बने केवल बुद्ध के अवशेष पर आगे चल के बुद्ध धर्म के अन्य प्रमुख व्यक्तियों के अवशेष पर भी स्तूप बनने का कार्य हो गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, एग्जामिनर आपको नया सवाल दे सकता है एक और, स्तूप का पवित्र भाग क्या कहलाता है। जैसे पहले आप मेरे को एग्जाम में आए सवाल का जवाब दीजिए, मंदिर का पवित्र भाग क्या कहलाता है, यह सवाल पूछ लिया गया, तो स्तूप का पवित्र भाग क्या कहलाएगा, उतार लीजिएगा। स्तूप का पवित्र भाग हर्मिका कहलाता है, हर्मिका कहलाता है। मैंने अभी कहा ना, शुरुआत में स्तूप बने थे बुद्ध के अवशेषों पर, अंतिम संस्कार के बाद जो बने थे, तो अवशेष जहां रखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, हर्मिका, ये वर्ड है, ठीक है विकास, हर्मिका। मंदिर का पवित्र भाग क्या कहलाता है, बिल्कुल अरुण कुमार पांडे जी का जवाब आ गया है, मंदिर का पवित्र भाग कहलाता है गर्भगृह, जहां देवी और देवताओं की मूर्तियां रखने का कार्य किया जाता है, ठीक है। और आप पढ़ते हो कि सारनाथ में स्थित धम्मेक स्तूप भी कौन से काल के अंदर बना था, मौर्य काल के अंतर्गत बना था, सारनाथ का धम्मेक स्तूप। नेक्स्ट उतारिएगा, स्तंभ। देखिए अशोक ने स्तंभ भी बनवाए हैं, और आप ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ते हो, अशोक के सारनाथ, सारनाथ का इलाहाबाद के पास में, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ, ये देखिए सही ऐसे लिखिए, सिंह शीर्ष स्तंभ को भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकारा गया, चिन्ह के रूप में स्वीकारा गया। तो इसका मतलब मौर्य सम्राट अशोक ने बड़े पैमाने पर स्तंभ निर्माण करने का भी काम किया। तो अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नाम से पुकारा गया। बिल्कुल सांवरमल नहीं गलत गए, सांवरमल यादव सांची में मंदिर भी है,
और सांची से गुप्त काल का मंदिर जो मिला ना, उसको मंदिर संख्या 1 कहा जाता है। आप कंफ्यूज हो गए, स्तूप को लेकर नहीं होगा। अशोक ने कई स्तंभ बनवाए। अशोक के अलग अलग स्तंभों पर अलग अलग पशु आकृति मिलती है। जैसे अशोक के सारनाथ स्तंभ पर 4 शेरों की आकृति मिलती है, तो और भी स्तंभ हैं, उन पर भी अलग अलग पशुओं की आकृतियां मिलती है, और उनको लेकर भी एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल। चलिए आप तो ये बताइए कि सारनाथ स्तंभ के अलावा अशोक का और कौन सा स्तंभ है जिस पर भी 4 शेरों की आकृतियां हैं? विकास कुमार सालभंजी का ब्राह्मण धर्म की एक स्त्री बताई गई। कहते हैं कि ये औरत किसी भी पेड़ को टच कर लेती है तो बहुत तेज गति से फल फूल और पत्ते उगने लग जाते हैं। चलिए आप उत्तर दीजिएगा, अशोक के और कौन से स्तंभ पर भी सारनाथ की तरह 4 शेरों की आकृतियां अंकित हैं? हाँ बेटा, अशोक स्तंभ भी कह सकते हो, ठीक है ना। चलिए मैं दूसरे लिख रहा हूं, अशोक के रामपुरवा, कहां पर? बिहार के अंदर। अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ की आकृति, यानी बैल की आकृति, ठीक है, वृषभ की आकृति, उतारिएगा इसको। अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ की आकृति। संकीसा, ब्रैकेट में लिखिए, इलाहाबाद, संकीसा स्तंभ पर हाथी की आकृति। आ चुके हैं इन सबके ऊपर सवाल एग्जाम में, हाथी की आकृति, ठीक है। वह लौरिया नंदनगढ़, जगहों के नाम है, ठीक है ना। लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर एक शेर की आकृति है, 4 नहीं, 1 शेर की आकृति है यहां पर। उतार लीजिएगा इनको। बिल्कुल मेरे सवाल का उत्तर आ गया है। मैंने पूछा था अशोक का और कौन सा स्तंभ है जिनके ऊपर 4 शेरों की आकृति मिलती है सारनाथ की तरह? सारनाथ बेटा इलाहाबाद के पास के अंतर्गत, जिसको ऋषि पत्तनम के नाम से भी जानने का काम किया जाता है। तो नेक्स्ट ये उतार लिया है, नहीं, यहां जहांगीर व अकबर वाला उल्लेख बाद में पढ़ेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत बात करेंगे। ये उतार लिए होंगे, इनमें से ऊपर के 2 सवाल आ चुके हैं एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, हाँ नीरू चौधरी बिल्कुल सही जवाब है, सांची वाले स्तंभ के अंतर्गत। उतारिए, अशोक के सांची स्तंभ पर भी, सांची स्तंभ पर भी 4 शेरों की आकृति है। देखिए स्तंभ में केवल ये पशु आकृतियां चेंज हो रही है, बाकी सारे के सारे स्तंभ सिमिलर है। लौरिया नंदनगढ़, बेटा गलत चले गए हो, ये मोर वाली जो बात कर रहे हो ना, वो नीचे की तरफ बात की गई है, ऊपर की तरफ नहीं की गई है। मुझे पता है तुमने गुण वेरिएबल को पढ़ा है। धौलीमीना सर मौर्य शासन कितने वर्षों? बेटा शुरुआत में लिखवा दिया, आप क्यों पूछ रही हो? 322 बीसी से 184 बीसी। तो एक तो अशोक ने बनाए स्तंभ, एक अशोक ने बनवाया स्तूप का निर्माण किया, ठीक है। अब उतारिए ये वाला, मौर्यकालीन गुफा कला। 2 मौर्य शासक हैं जिसने गुफाओं का निर्माण करवाया, एक तो अशोक और एक अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ। तो पहले लिखिएगा, अशोक ने बराबर पहाड़ी, कहां पर? बिहार के अंदर। अशोक ने बराबर पहाड़ी पर सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा व विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया। ये देखिए राजा लोग गुफाएं क्यों बनवा रहे हैं? अरे महेंद्र, स्तूप अलग होता है और स्तंभ अलग होता है, ठीक है ना। राजा लोग गुफाएं क्यों बनवाते हैं? बहुत ईजी है, ये धर्म प्रचारक पूरे साल घूम घूम कर धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। 4 महीने बारिश के आते हैं तो ये कहां रुके, इसके लिए राजा और धनी व्यापारी जंगलों में गुफाओं का निर्माण करवाते थे। नेक्स्ट तरीका, इसी पहाड़ी पर दशरथ ने, पढ़ चुके हो ना, दशरथ अशोक का उत्तराधिकारी। इसी पहाड़ी पर दशरथ ने लोमस ऋषि की गुफा बनवाई, लोमस ऋषि की गुफा बनवाई। और देखिए आपके गुफाओं पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, गुफा में वो क्या करते थे? एकांत में बैठ के भगवान की आराधना करते थे, परमात्मा की, ठीक है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा, कला की दृष्टि से कौन सी गुफा सर्वश्रेष्ठ है? ये आपके उत्तर आ गया, लोमस ऋषि की गुफा। चलिए अलग से उतरेगा, कला की दृष्टि से लोमस ऋषि की गुफा सर्वश्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना एग्जाम का, सारी गुफाएं रटने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। हरि सिंह रुक जाओ थोड़ा सा, अभी आ जाएगा जवाब। दशरथ ने और किस पहाड़ी पर गुफाएं बनवाई? लिखिएगा, दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी, ये भी कहां है? बिहार के अंतर्गत। दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपिका गुफा का निर्माण करवाया। और भी 2 गुफाएं हैं पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वड़तिक गुफा और वैयक गुफा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ है, मौर्यकालीन कला, जिसमें हमने पढ़ा स्तूप बनवाए गए, स्तंभ बनवाए गए और गुफाओं का निर्माण करने का कार्य किया गया। और यहां बता दिया है गुफाओं में, पूरा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मौर्यकालीन कला, इसको लेकर एग्जामिनर कई सवाल पूछता है जीके के अंतर्गत। चलिए अभी भी हमारे मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा बच रहा है। नेक्स्ट अलग से उतारिए, मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज समझिएगा, कौटिल्य 4 वर्णों का उल्लेख करता है, ठीक है। आपको मानना है मौर्य काल में भी 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कौटिल्य भी जिक्र कर रहा है, ठीक है। और देखिए वर्ण व्यवस्था, मैंने आपको समझाया था ना, इतिहास के ज्यादातर समय में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी?
सर स्तंभ का भाग, और बेटा यष्टि होते हैं, अधोमुख कमल होता है, फलका होता है, पशु शीर्ष स्तंभ के 4 भाग होने का कार्य करते हैं। अरे दशरथ पुष्पा अशोक के उत्तराधिकारियों में लिखवाने का काम कर चुका हूं। कौटिल्य 4 वर्णों का उल्लेख करता है, ठीक है। अब देखिए मेगस्थनीज थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहा है। मेगस्थनीज मौर्यकालीन समाज को 7 जातियों में विभक्त करता है। देखिए गड़बड़ी हो रही है मेगस्थनीज से। मेगस्थनीज वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं कर रहा है। मेगस्थनीज वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं कर रहा है, वो तो मौर्य काल में समाज को 7 जातियों में डिवाइड कर रहा है। मैंने कहा ना मेगस्थनीज गलती कर रहा है। मेगस्थनीज यूनानी है, हमारे देश की व्यवस्था को समझ नहीं पाया है, इस कारण गड़बड़ी हो गई है मेगस्थनीज से। गलत दे रहे उत्तर बुद्धाराम बिश्नोई। इतिहास के ज्यादातर समय में वर्ण व्यवस्था आपको माननीय जन्म पर आधारित, केवल वैदिक काल और पवित्र ग्रंथ गीता में कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था मिलती है। मौर्य काल में ब्राह्मण और क्षत्रियों ने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। और देखिए कौन से वर्ण की स्थिति सुधर रही है मौर्य काल के अंतर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उतरेगा। ये देखिएगा अर्थशास्त्र में शूद्र को आर्य कहा गया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है शूद्र वर्ण की स्थिति सुधर रही है कहा गया। वह उसे वार्ता, देखिए ये टेक्निकल वर्ड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। वार्ता क्या होता है? उससे वार्ता कहते हैं कृषि, पशुपालन व वाणिज्य के लिए यह शब्द काम में लिया जाता है। वह उसे वार्ता का अधिकार दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी है। वैश्य वर्ग भी उन्नत है क्योंकि मौर्य काल नगरीकरण का काल है, व्यापार वाणिज्य बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसी का फायदा निकला। कौन से वर्ण की स्थिति सुधर गई? शूद्र वर्ण की स्थिति सुधर जाती है। ग्रामीण व्यवस्था की बजाय नगरीय व्यवस्था में कमजोर वर्ण की स्थिति सुधरती है। आप जानते हो ना छुआछूत गांवों में ज्यादा होता है या नगरों में? तो आपका उत्तर जाएगा गांवों के अंतर्गत, नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत ये कम होने का कार्य करता है, ठीक है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक शब्द बहुत इंटरेस्टिंग मिलता है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, उसको उतारिएगा। कौटिल्य विवाह को एक समझौता बताता है। बड़ी अजीब बात देखिए, कौटिल्य मैरिज को एक समझौता बताता है। हाँ चांडाल जाति बेटा नवीन गुप्त काल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कैसे उद्भव हुआ, बहुत इजी है। शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के संपर्क से चांडाल जाति का उदय होने का काम किएगा। बजरंग वैश्य वर्ग, वणिक वर्ग या व्यापारी वर्ग होने का काम करता है, ठीक है। कौटिल्य विवाह को एक समझौता मानता है और पति पत्नी दोनों को अधिकार देता है कि जब चाहे इस बंधन को छोड़ने का काम कर दीजिए, बताता है। और अगला वर्ड बहुत अच्छी है, वह विवाह विच्छेद के लिए, जिसको आप तलाक भी कह सकते हो, वह विवाह विच्छेद के लिए मोक्ष शब्द काम में लेता है। मजा आ गया कई लोगों को ना, विवाह विच्छेद के लिए मोक्ष शब्द काम में लिया गया। और समझो कई बातें आप लोग गलत पढ़ लेते हो, जैसे भारत में पर्दा प्रथा के बारे में नॉर्मली क्या कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारी इंडिया में आए तब भारत में पर्दा प्रथा आई। अरे ऐसा नहीं है, भारत में पर्दा प्रथा बहुत पहले। साधना कह रही है कि कौटिल्य ने बिल्कुल सही कहा है सर कि विवाह विच्छेद के लिए मोक्ष मिलने जैसी स्थिति होती है। चलिए कौटिल्य के समर्थक आज भी मौजूद होने का कार्य। हाँ मैं कह रहा था पर्दा प्रथा भारत में मुस्लिम आक्रमण की वजह से आई, ऐसा नहीं होने का काम करता है। देखिए और समझिए कैसे उतरेगा। अर्थशास्त्र में स्त्री को असूर्यपस्या कहा गया। आगे आपके उत्तर, मौर्य काल में पर्दा प्रथा थी, यह शब्द बता रहा है। असूर्यपस्या का अर्थ क्या है? सूरज को नहीं देख सकती। कब नहीं देख पा रही होगी? जब आगे घूंघट होगा तब सूर्य को नहीं देखने की बात कहने का काम किया गया होगा। अब देखिए रूपा जीवा कैसी औरतें होती होगी, अब क्या पढ़ेंगे? अरे अपने रूप से जीविका चलाने वाली वेश्याओं, उनके लिए रूपा जीवा शब्द काम में लिया गया है, ठीक है ना। वेश्याओं के लिए रूपा जीवा शब्द काम में लिया है। उत्तर आ गया ना, रूप से जीविका चलाने वाली रूपा जीवा कहलाने का काम करती है। ये वर्ड उतारिए। अर्थशास्त्र में रंगोपजीवी शब्द किसके लिए काम में लिया गया? कलाकार के लिए काम के अंतर्गत लिया गया है। चलिए अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पढ़ा रहा हूं जो स्कूल लेक्चर हिस्ट्री के पेपर के अंतर्गत आ गया। डिंपल मेरे साथी सहदेव जी या सुखदेव जी चौधरी क्वेश्चन वाली क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना, और मैं सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। इसके अंतर्गत मेरा काम है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम करना। चलिए आगे बढ़िएगा। कौटिल्य पहले तो हाँ ये लिखिए, मेगस्थनीज लिखता है, मेगस्थनीज कहता है मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। ये देखिए यहां भी गड़बड़ी कर रहा है मेगस्थनीज। देखिए क्यों गड़बड़ी हो रही है? हमारे देश में दासों को परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता है। यूनान में दासों पर बहुत अत्याचार होते थे, इस कारण मेगस्थनीज। पर बेटा पर्दा प्रथा सबके लिए थोड़ी होती है। नैन सिंह बड़े लोगों के लिए कोई नियम कायदे होते हैं क्या? कितने उदाहरण दूं, वर्तमान का दूं क्या? बड़े लोगों के लिए नियम कायदे होते हैं क्या? नियम कायदे तो आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए बनाने का काम किया सरकारों ने। नैन सिंह आ गया मेरा उत्तर। पर्दा प्रथा थी तो अशोक की बॉडीगार्ड औरतें कैसे होती थी? नैन सिंह जी का क्वेश्चन है, कितना अच्छा जवाब दे दिया। नियम कायदे बड़े लोगों के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। मेगस्थनीज कहता है मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। आपको गलत मानना है, मेगस्थनीज गलती कर रहा है। कौटिल्य दास प्रथा का उल्लेख करता है, कौटिल्य दास प्रथा का उल्लेख करता है और देखिए कई प्रकार बताता है दासों के।
अब मैंने कहा कई चीजें पढ़ने की नहीं होती है। क्रीत दास क्या होगा? जिसको खरीद के दास बनाया गया। आत्म विक्रय दास, जिसने अपने आप को बेच दिया। उदर दास, पेट की आग बुझाने के लिए जो बना दास। ऐसों पर सवाल नहीं आता है। ये क्वेश्चन आया था और मुझे नो डाउट बहुत घमंड है इस चीज के ऊपर कि जो कहता हूं ना वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री के एग्जाम में बच्चों को सारे के सारे दास बोल के बताए, लिखवाया केवल एक ही दास था, अहितक, और इसी के ऊपर क्वेश्चन आया एग्जाम के अंतर्गत। नाम से अर्थ नहीं होता है। अहितक का क्या अर्थ होता है? अस्थायी दास। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में इस तरीके के। मैंने कहा नो डाउट थोड़ा बहुत है अनुभव का असर, वो बता देता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उतारिए, अब ये उतारिए। लब्ध दास क्या होता है? देखिए ये भी नाम से अर्थ नहीं है। दान में प्राप्त दास क्या कहलाता है? लब्ध दास कहलाने का काम करता है। मैगस्टीन ने बेटा अच्छी बातें कही है, पर सारी व्यवस्था थोड़ी समझ में पाया था। चलिए ये दोनों दास उतार लिए होंगे, अर्थशास्त्र में मिलता है। और भी हम कई दो और इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे। ये आप बताओ, उत्तर निकल रहा है, ये कैसा दास होता होगा? थोड़ी सी मेंटल एबिलिटी लगाओ, उत्तर आ जाएगा। दाय जात, ये कैसा दास है? ये मैं लिख देता हूं। दासी से उत्पन्न पुत्र दास। अब देखो मेरे को ज्यादा मत कहना, सर की व्याख्या करो, दासी से उत्पन्न पुत्र दास कैसे बना, समझ जाना, ठीक है ना? मैं बता नहीं पाऊंगा क्लास के अंतर्गत। दासी से उत्पन्न दास क्या कहलाता है? दाय जात दास कहलाने का काम करता है। ज्यादा डीप में मत जाइएगा ना, मैं बताऊंगा। ध्वजाहत दास, देखिए उत्तर आ गया। झंडा गिरने पर बना दास। बाहुबली फिल्म देखी है? कालकेयी ने क्या किया था? महिष्मती एम्पायर के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए पहले झंडे को गिराया। तो युद्ध में बंदी बनाए गए लोग जो दास बनते हैं वो कैसे दास बनेंगे? ध्वजाहत दास। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को दास बनाना, ये कहलाता है ध्वजाहत दास। ये कई लाइन में समझाऊंगा। 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के लोगों का मनोबल कैसे तोड़ा था? सिंध के लोगों को घमंड था कि हमारे मंदिर पर जब तक झंडा लहराएगा हमको कोई हरा नहीं पाएगा। तो मुहम्मद बिन कासिम को यह बात पता चल गई और उसने पहला काम किया, झंडा गिराओ ताकि लोगों का मनोबल तोड़ने का काम किया जाए। तो ये 4 दास आप ध्यान रख लीजिएगा। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए, सारे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए अब आपका मौर्य काल का टॉपिक एंड की तरफ पहुंच रहा है। एक हेडिंग लगा लीजिएगा, मौर्यकालीन आर्थिक दशा को लेकर हेडिंग लगाइए। कई स्टूडेंट सिक्कों के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है? कौन नहीं पतो सर? हाँ नहीं पता हो तो मेरे को पूछ लीजिए, मैं बता दूं, ठीक है? कॉइन्स के बारे में पूछ रहे थे स्टूडेंट, पहले मैं उन्हीं के बारे में लिखता हूं। ये उतारिए, पण, कासारपण या धरण, ये क्या कहलाते हैं? चांदी के सिक्के। मौर्यकालीन चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? पण, कासारपण या धरण, ठीक है? मासक क्या होंगे? लिखिए, तांबे के बड़े सिक्के। मुझे तो आप ये बताओ, मौर्य काल में सोने के सिक्के बनते थे या नहीं बनते थे? मेरा तो ये क्वेश्चन है। अभी डिंपल जी ने सुझाव दिया सर बीच में सवाल मत लो। अरे बीच में क्या, टॉपिक से रिलेटेड सवाल तो लूंगा ही। काकणी, ये क्या है? तांबे के छोटे सिक्के। उनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? काकणी शब्द काम में लिया है। आपको उत्तर देना है मौर्य काल में सोने के सिक्के बनते थे या नहीं, क्योंकि लिखा तो है ही नहीं ना मैंने बोर्ड के ऊपर। बहुत इजी उत्तर है। मौर्य काल में तीनों धातुओं के सिक्के बनते थे, सोना, चांदी और तांबा, पर हमको मिले केवल चांदी और तांबे के सिक्के हैं, इस कारण हमने ये लिखा। बिल्कुल दिलीप कुमार ने माना बनते थे सोने के सिक्के, पर मिले नहीं है, बस प्रॉब्लम ये आ गई है। ओके, ये क्वेश्चन आया कॉलेज लेक्चर हिस्ट्री के पेपर में। मौर्य काल का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग बताइए। व्यापारिक मार्ग बताइए, और वो कहलाया, उत्तर ऑप्शन में क्या था? उत्तरापथ। आपने उत्तरापथ प्रांत भी पढ़ा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह मार्ग कहां से कहां तक जाता था? यह मार्ग बंगाल में ताम्रलिप्ति से होकर, बंगाल में ताम्रलिप्ति से होकर पाकिस्तान में, वर्तमान का पाकिस्तान, ठीक है ना, पुष्कलावती, पुष्कलावती तक जाता था। 2100 किलोमीटर लंबा बताया गया यह व्यापारिक मार्ग। पुष्कलावती क्या है, पढ़ चुके हो? गंधार महाजनपद का एक नगर था ये पुष्कलावती, ठीक है ना? गंधार की राजधानी पड़ी थी आपने तक्षशिला। तक्षशिला के अलावा गंधार का एक और फेमस नगर था पुष्कलावती। स्थल मार्ग बेटा, जल मार्ग नहीं है। ये तो आ गया क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर हिस्ट्री के पेपर में। अब उतारिए, मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग। चलिए लिखिएगा, मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग। कौटिल्य ने कहा है इसको सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग, और यह कहलाता था दक्षिणा पथ। देखिए दक्षिणा पथ भी आप पढ़ चुके हो प्रांत, और यह मार्ग कहां से कहां तक चलता था? लिखिएगा, यह मार्ग महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। पढ़ चुके हो ना, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती तक जाने का कार्य करता था। क्लास में तो लेने क्वेश्चन पर अलग से क्लास के लिए बोल रही थी। हाँ नाराज हो रहे हो, कोई बात नहीं। उतारिए, मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग, ठीक है? नेक्स्ट, मौर्य काल में करों की संख्या बहुत ज्यादा है, और होनी भी चाहिए। इतना बड़ा एम्पायर चलाने के लिए टैक्सेज तो ज्यादा लिए जाएंगे ना। मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा गया? उतारिए, मौर्य काल में सिंचाई कर को उदक भाग कहा गया।
उदक भाग कहा गया। और भूमि कर के लिए नॉर्मली क्या वर्ड यूज किया जाता है? नॉर्मली तो ये आएगा, भूमि कर को भाग कहा गया, जो 1/5 से 1/3 तक लिया जाता था। ठीक है, व्यापार भी है। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है मौर्य काल में। श्रेणियां क्या होती है? एक ही प्रकार की वस्तु और एक ही प्रकार का काम करने वाले लोगों का संगठन श्रेणियां कहलाती है। तो जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है मौर्य काल के अंतर्गत। तो ये आपके मौर्य काल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आपकी क्लास का भी टाइम हो चुका है। नेक्स्ट कल की क्लास में हम अगले काल के अंतर्गत चले जाएंगे, उत्तर मौर्य काल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 1 घंटा कब निकल रहा है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है अभी तो क्लास शुरू हुई है। ठीक है ना, चलिए पुनः मिलेंगे कल की क्लास के अंतर्गत आपसे। हम बात कर रहे थे अपवर्तन के जो नियम थे इनकी। पहला और दूसरा नियम लिख तो लिया था हमने। पहला नियम कोई बात नहीं, सिंपल सा था कि जो परावर्तन में भी हमने कुछ कुछ ऐसा ही पढ़ा भी था कि 2 सतहें अलग अलग हैं, यानी 2 माध्यम इनको पृथक करने वाली ये सतह, इधर मान लेते हैं हम वायु मान लेते हैं, इधर जल मान लेते हैं। अलग अलग माध्यम होने चाहिए भाई। अपवर्तन के लिए पहली ही शर्त क्या है कि अलग एक से दूसरे माध्यम में यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जब गति होती है तभी अपवर्तन की परिघटना देखी जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये दोनों माध्यमों के सतह के लंबवत, ये हमने क्या बना दिए? अभिलंब। दोनों माध्यमों में अभिलंब। ठीक है, अब जब ये प्रकाश किरण आ रही है यहाँ से, चाहे आप ऊपर से ले आओ चाहे इधर से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकाश किरण को जाना तो क्या चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, ये सीधा जाना चाहिए था। लेकिन ये प्रकाश किरण सीधा नहीं जाती क्योंकि माध्यम चेंज हो गया है। और माध्यम चेंज होने के बाद हम देखते हैं ये वायु क्या है? विरल माध्यम। विरल या रेयर मीडियम किस आधार पर कहते हैं? कि जिसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होता है वह तो हो जाएगा, प्रकाश की चाल ज्यादा होती है वह तो हो जाएगा विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो क्या कहलाएगा? सघन माध्यम, डेंस मीडियम। ठीक है, अब ये प्रकाश को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाता। ये अपने मूल पथ से, यानी ये जो काले काले डॉट से बनाया मूल पथ, इससे विचलित होकर कुछ इधर आ जाती है। इसे ही हमने कहा था अपवर्तन। और ये भी मैंने एक बात कहा था कि जब ये सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब है तो देख लो, मूल पथ से थोड़ा सा किधर डेविएट हुई है? अभिलंब की ओर। तो तीनों चीजें ध्यान रखना, आपतित प्रकाश किरण आई, अपवर्तित प्रकाश किरण आर, और ये अभिलंब जो है, ये तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम तो कोई बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं था। ठीक है, विचलन इस तरफ ही क्यों हुआ? हिम्मत जी ध्यान रखना कि जब विरल से सघन में जाती है, देखो एक बात तो तय है कि ये मूल पथ पर तो नहीं जाएगी, माध्यम बदलेगा तो अपने मूल पथ से विचलित होती है। अगर ये विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर उल्टा होता ना, यानी सघन से विरल में आ रही होती तो ये क्या होती? इस तरफ ऊपर की ओर कहीं इधर डेविएट होती। ठीक है, तो ये कारण ध्यान रखना कि इस तरफ ही क्यों मोड़ा। इसका कारण ये है कि विरल से सघन में जब जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और उल्टा अगर कर दें कि सघन से विरल तो अभिलंब से दूर की तरफ डेविएट हो जाएगी। तो दूसरा नियम जो था वो मैं थोड़ी सी उस पर बात करना चाह रहा हूं। यहां पर अगर हम बात करें तो देखो, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण ये थीटा आई आपतन कोण, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, और ये अपवर्तित प्रकाश किरण और ये अभिलंब, इसके बीच का कोण ये थीटा आर, इसे कह देते हैं अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा नियम क्या कहता है? सुनना कि आपतन कोण यानी थीटा आई की साइन वैल्यू, साइन थीटा आई, साइन कॉन्स्टेंट पढ़ा होगा मैथ्स में, तो साइन वैल्यू किसकी? आपतन कोण की, और अपवर्तन कोण की साइन वैल्यू का ये जो अनुपात है ये माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है या अपवर्तनांक को दर्शाता है। अपवर्तनांक बोले तो ध्यान रखना ये जल के अपवर्तनांक को दर्शाएगा। अब एक नई चीज आ गई हमारे सामने कि अपवर्तनांक क्या होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं, और इसे ही हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भाई, परावर्तन में तो सीधा सा नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ये माध्यम के अपवर्तनांक, कौन से माध्यम के? जिसमें ये प्रकाश किरण जा रही है, यानी जल में। अगर यहां पर मैं जल की बजाय कांच रख दूं तो किसका अपवर्तनांक दिखाएगा? कांच का अपवर्तनांक। यानी ये प्रकाश किरण जिस माध्यम में जा रही होती है उसी माध्यम का अपवर्तनांक दर्शाएगा आपतन कोण और परावर्तन, सॉरी अपवर्तन कोण की ये जो ज्या यानी साइन वैल्यूज का अनुपात। ठीक है, अपवर्तन कोण ये अभिलंब तो हो जाएगा नॉर्मल, अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो sin थीटा अपॉन sin थीटा ये अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाता है, ये म्यू है। ध्यान रखना यू के नीचे पूछ लगा दी, इसे हम कहते हैं म्यू से प्रोनाउंस करते हैं म्यू, ठीक है। यू के आगे आधा म लगाना, म्यू कहते हैं अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। भाई विचलित होगी, एक बार ध्यान रखना भाई, सघन में जाए तो अभिलंब की ओर विचलित हो जाएगी, विरल में जाए तो इस अभिलंब से दूर विचलित हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, सघन को नीचे की तरफ दर्शाएं, कोई बात नहीं, सघन को इधर दर्शा दें उधर दर्शा दें, बात तो वही है भाई। प्रकाश किरण तो यही जा रही है, लो ये प्रकाश किरण गई, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन चली गई ये इधर, ठीक है। इधर भी कर लो, लोको पायलट के लिए गणेश ये लेवल तू पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो अपवर्तन के नियम में ये कल हमने बात की थी, sin थीटा i अपॉन sin थीटा r ये अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है। तो अब आगे बात कर लेते हैं अपवर्तनांक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। आगे बात करें तो देखना अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कल आपने नियम लिख लिए थे और थोड़ा सा सेकंड नियम पर बात करना रह गई थी, इसलिए वो बात अभी हमने कर ली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नियम में तो पढ़ लिया कि ये अपवर्तनांक होता है वगैरह, कारण क्या है अब देखना अपवर्तनांक क्या है, किस तरह से अपवर्तन होता है, इसकी बात करते हैं। अपवर्तनांक ध्यान रखना कोई भी माध्यम की सघनता को, डेंसिटी को दर्शाता है, पहली बात। अगर हम बात करें कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक भी क्या होता है, अलग 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 माध्यमों की सघनता को दर्शाने का तरीका क्या है, ये अपवर्तनांक, इसको हम ये म्यू से डिनोट करते हैं। तो लिख सकते हैं अपवर्तनांक क्या है, किसी माध्यम की सघनता को, डेंसिटी यानी कितना सघन है कितना विरल है, की सघनता डेंसिटी को अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज्यादा सघन माध्यम यानी ज्यादा डेंस मीडियम, ज्यादा सघन माध्यम, उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा, अपवर्तनांक ज्यादा। और जिस माध्यम की सघनता कम या कम सघन है, लेस डेंस है, तो इसका अपवर्तनांक भी कम होगा। और इसको हम ये अपवर्तनांक की वैल्यूज के द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं वायु, वायु का अपवर्तनांक 1, इधर म्यू की वैल्यू नीचे। वायु के बाद बात करूं जल की, तो जल का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.3। कांच की बात करें तो 1.5। हीरे की बात करें तो अपवर्तनांक 2.4 लगभग, ठीक है। तो ये वायु, जल और कांच की अगर हम बात करें, भाई ये गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड, हीरा भी सॉलिड है। तो इन सभी के अपवर्तनांक ध्यान से देखें, सभी के अपवर्तनांक अलग अलग हैं। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा यानी हीरे का अपवर्तनांक इनमें से सबसे ज्यादा है, तो हीरा इनमें से सबसे ज्यादा सघन, हीरा सघन है। और हमने पहले पढ़ा है कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, प्रकाश की चाल कम होगी। तो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसी भी माध्यम की सघनता को दर्शाने का तरीका। जो माध्यम जितना ज्यादा सघन उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा। इनमें से बात करें वायु, जल, कांच और हीरे की, तो हीरे का अपवर्तनांक हम देखते हैं 2.4। इन सभी में से सबसे ज्यादा किसका है, हीरे का, डायमंड का। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, तो हीरा सबसे ज्यादा सघन है इन चारों में से। और अगर हम बात करें कि प्रकाश की चाल, तो ध्यान रखना प्रकाश की चाल इस हीरे में बाकी 3 की तुलना में सबसे कम होगी, ठीक है। वीरेंद्र कुमार जी लेवल 1 की क्लास भी वहीं लाइब्रेरी में मिल जाएगी आपको, ठीक है। हालांकि वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप पटवार ऑनलाइन के हैं वीरेंद्र जी, इसलिए आपको ये लेवल 2 असाइन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अपवर्तनांक की बात हमने ये की, अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि अपवर्तनांक निर्भर किस पर करता है। अपवर्तनांक के मात्रक वगैरह कैसे क्या है, विमाएं वगैरह क्या है, ये भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, किशोर कुमार जी यूपीएससी के लिए कंपेटेबल नहीं, वो उसके लिए लेवल 1 है, ठीक है। तो ये आपने नोट किया होगा, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किस पर निर्भर करता है, किस तरह से, ठीक है। और फिर कहता हूं अगर हमें ये 4 भी अपवर्तनांक पता हो, कोई दिक्कत नहीं, टारपीन का तेल, केरोसिन, अल्कोहल सबका रटने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर वहां पर होता है तो एग्जाम में वो खुद वैल्यू दे देता है, अगर उसको क्वेश्चन पूछना होगा तो, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि ये अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक कैसी राशि है। तो जल्दी से बताएं अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा। अपवर्तनांक का मात्रक कमेंट कर सकते हैं आप, बाकी लिख सकते हैं विमाहीन राशि है, डायमेंशन लेस। और बात करें कि अपवर्तनांक 3 कारकों पर निर्भर करता है या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पर निर्भर। कौन कौन से कारक हैं देख सकते हैं। पहला तो देखो अलग अलग माध्यम है, ठोस, द्रव, गैस, सब में अलग अलग माध्यम है, तो लिख सकते हैं माध्यम पर, ठीक है, मीडियम पर, ठोस, द्रव, गैस मीडियम पर निर्भर करेगा। सेकंड बात करें माध्यम के तापमान पर, माध्यम के तापमान पर यानी माध्यम का टेम्परेचर क्या है, इस पर भी निर्भर करेगा माध्यम के तापमान पर। और तापमान पर कैसे निर्भर करेगा ये देखना कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है माध्यम का अपवर्तनांक या जो म्यू होता है वो क्या होता है, घटता है, ठीक है। अच्छा, कईयों ने आंसर भी दिए हैं, मात्रकहीन, डेंसिटी पर यूनिट लेस, वेरी गुड, ठीक है। एग्जैक्टली ध्यान रखना ये अपवर्तनांक, भाई कभी भी मात्रक निकालना हो आप तो क्या जाओ फॉर्मूले पर, sin थीटा अपॉन sin थीटा r।
ये साइन की वैल्यू कट जाएगी। भाई मात्रक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कोई राशि बची क्या या कोई मात्रक बचा क्या? नहीं। तो क्या कह सकते हैं अपवर्तनांक मात्रकहीन। वैसे मैंने नीचे लिख भी दिया था विमाहीन तो है ही, ठीक है। यूनिटलेस भी यानी मात्रकहीन भी होता है। पूर्णांतरिक परावर्तन भी देखते हैं अभी आगे, वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब माध्यम के तापमान पर माध्यम पर देखो, पहला आपने देख लिया कि ठोस, द्रव और गैस, कांच, जल और वायु, तीनों के मैंने अपवर्तनांक बताया अलग अलग। वायु का 1, जल का 1.3 और कांच का क्या था 1.5, तीनों का अलग अलग, यानी माध्यम पर तो निर्भर कर रहा है, ये अपन ने पढ़ लिया। तापमान पर किस तरह से निर्भर कर रहा है ये देखना। जैसे मान लो माध्यम एक ही है जल, ठीक है, इसका तापमान T1 और सेम ऐसा ही जल जिसका तापमान क्या है T2 है, ठीक है। मान लिया कि T1 क्या है, ज्यादा है T2 से, यानी ये वाला जो जल है ये ज्यादा गर्म है जबकि ये वाला क्या है, ठंडा है। तो वैसे तो हम बात करते हैं जल का अपवर्तनांक क्या होता है, लगभग 1.3 होता है, लेकिन अगर हम जल को गर्म करते हैं तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो ठंडा होता है उस वाले का अपवर्तनांक थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना, जैसे अपन बात भी करते हैं ना, याद करने के लिए तरीका बता रहा हूं कि गर्म वायु जो होती है विरल होती है, और विरल वायु यानी हल्की होकर ऊपर उठती है। विरल का मतलब क्या, अपवर्तनांक कम होगा। तो जैसे ही हम किसी भी माध्यम को गर्म करते हैं या किसी का तापमान ज्यादा होगा तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम। और यहां से एक संबंध आता है कि तापमान और अपवर्तनांक में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल और सब करवाएंगे, कोई ऐसा थोड़ी है कि थ्योरी पर ही डिपेंड करेंगे। न्यूमेरिकल जहां आएंगे न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल से डरते हो तो डर के कहां तक जाओगे भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं। इनमें अगर हम सबसे ज्यादा बात करें देखो माध्यम पर और माध्यम के तापमान पर, ठीक है। तीसरा एक और कारक होता है, वो कारक होता है प्रकाश के रंग पर, ठीक है, प्रकाश के रंग पर। अरे साइन और साइन आर की वैल्यू भले अलग है, लेकिन क्या इनकी कोई मात्रक है क्या? थीटा में आप कह सकते हो, मान लिया ये 30 डिग्री, मान लिया ये 40 डिग्री, चलो ठीक है, तो इनका कोई मात्रक है क्या? जब ये थीटा भी मात्रकहीन, ये भी मात्रकहीन, तो मात्रकहीन कट जाएगा, ऐसे काटा। मैंने कोई थीटा थोड़ी काटा, 30 डिग्री थोड़ी काटा है, राम मेहरा जी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें पेरिस्कोप में, कल बताया भी था मैंने पेरिस्कोप के बारे में, पनडुब्बी में लगाते हैं, किस तरह से देखते हैं, समतल दर्पण की सहायता से, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें, तो एक तो माध्यम पर निर्भर करता है, दूसरा माध्यम के तापमान पर। यानी जब भी किसी भी माध्यम को, यहां तो चलो माध्यम में अलग थे, ठोस, द्रव, गैस, अगर मैं एक ही माध्यम ले लेता हूं जल, एक तरफ ठंडा जल एक तरफ गर्म जल, तो गर्म जल यानी जिसका तापमान ज्यादा है जल का, उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तापमान ज्यादा तो अपवर्तनांक क्या है, कम है। और जिसका तापमान कम उसका अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा। यानी दोनों में संबंध कैसा आया कि तापमान ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। फिर आगे एक और कारक जिस पर निर्भर करता है, नोट कर लिया होगा ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अशोक कुमार जी एसएससी सीजीएल में तो आपके लेवल 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे बात करें, वैक्यूम के लिए नहीं रखते, ठीक है, माध्यम में ये अपवर्तनांक की बात माध्यम के लिए करते हैं, ठीक है। चलें, लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। तो अपवर्तनांक 3 कारक, 2 तो हमने पढ़ लिया, तीसरे पर चल रहे हैं अब। तीसरा कारक क्या कहता है, ध्यान रखना, तीसरा कारक है प्रकाश के रंग पर। ये भी सी कर लेते हैं इसको, चलो, प्रकाश के रंग पर। और प्रकाश के रंगों की जब मैं बात करता हूं, सफेद प्रकाश जो आपको दिखता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, आपने पढ़ा भी होगा, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो सफेद प्रकाश या सूर्य का सफेद प्रकाश जो आपको दिखाई देता है वो इन 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसी को भी हमने बिल्कुल एक सीक्वेंस में लिखा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ पर एक बात सुनना, याद करने का तरीका ये ध्यान रखना, विबग्योर, कभी भी ऐसे नहीं कि वो बेनी, आह, पीनाला वगैरह अलग अलग पढ़ो। हिंदी में मैं फिर कहता हूँ ये चीज़ भले हिंदी मीडियम के हो, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना। क्यों, इसका कारण बता देता हूँ। कई बार अलग अलग एग्जाम्स में ये जो वायलेट है, इंडिगो है और ब्लू है, इनके लिए कई बार अलग अलग नाम यूज कर लेते हैं। कैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इंग्लिश में तो हमेशा यही कहेंगे, हिंदी में कई बार बैंगनी नीला, कभी गहरा नीला, कभी आसमानी नीला, कभी मोरपंखी नीला, अलग अलग शब्द यूज कर लेते हैं, वहां कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए भले हिंदी मीडियम के हो, आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है तो एक तरफ हिंदी मीडियम में और एक तरफ इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन लिखे हुए रहते हैं। तो अगर आप हिंदी में भी हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैं ये चीज़ में खुद भी हिंदी मीडियम का हूँ, लेकिन मैं सभी को कहता हूँ ये चीज़ें इंग्लिश मीडियम में ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो अलग अलग रंग के लिए, ये जो वायलेट और ये जो रेड, बाकी सब बीच के हैं, ठीक है। वायलेट की और रेड की अगर मैं बात करूँ तो अपवर्तनांक वायलेट के लिए ज्यादा होता है किसी माध्यम का, रेड के लिए क्या होता है, सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना। और इसको मैं जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ाऊंगा ना, कि जब एक प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में बट जाती है, 7 रंगों में बट जाती है। सबसे नीचे देखते हैं वायलेट और सबसे ऊपर होता है रेड, बीच में ये विबग्योर जो पूरा आपके आ जाता है। तो यहाँ पर एक बात देखना, ये जो प्रिज्म था कांच से बना हुआ, इधर वायु इधर भी वायु, दोनों तरफ वायु, जब ये प्रकाश किरण इसमें जाती है तो जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन हम देखते हैं ये यहाँ से 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। इस वर्ण विक्षेपण का यानी कलर डिस्पर्जन का कारण ही क्या है कि अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक भी अलग अलग था। इस मूल पथ से सबसे ज्यादा दूर कौन है, वायलेट, और सबसे पास कौन है, रेड। यानी सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ, वायलेट कलर का, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा था, और सबसे कम विचलन किसका हुआ, इस रेड का, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम था, बाकी वाले बीच में आ गए। तो ध्यान रखना, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है, और वायलेट के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और रेड के लिए सबसे कम। ये ध्यान रखना, ये 3 कारक होते हैं जिन पर अपवर्तनांक निर्भर करता है, ठीक है। गणेश जी, वो अगर आपके जैसे रेलवे ग्रुप डी है या जैसे हम बात करें अशोक कुमार जी एसएससी सीजीएल है, तो आप लोगों को ये लेवल 2 आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही असाइन की गई है। लेवल 1 में ध्यान रखना, स्टेट पीसीएस, स्टेट के एसआई वगैरह के एग्जाम या यूपीएससी की बात वहां पर होती है, ठीक है। तो आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये क्लास असाइन की गई है, इसलिए डोंट वरी, ठीक है। अगर आप एसएससी के बाद पूछेंगे कि सर यूपीएससी के लिए है क्या क्लास, तो मैं ऑब्वियसली मना करूंगा,
ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आपका जो एग्जाम है वो हमने इसी तरह से एडजस्ट किया है कि आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ क्लास मिल जाएगी, तो इसलिए आप दूसरे लेवल का मत सोचें, ठीक है। तो पुलिस कांस्टेबल ये विस्तार वगैरह सबके लिए आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ है। डोंट वरी, ऐसा मत सोचिए मुझे तो लेवल 1 नहीं मिल रहा, अब मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास चल रही है, आपके जो एग्जाम या जो भी आपने कोर्स परचेज कर रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे में आता है ना संदीप कुमार सरोज जी, आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। देख लो, बैंगनी में सबसे ज्यादा विक्षेपण हुआ है, लाल में सबसे कम हुआ है। कारण क्या था भाई? विक्षेपण ये इस पर निर्भर करता है अलग अलग माध्यम, और जब अपवर्तनांक ज्यादा होगा यानी वायलेट का अपवर्तनांक ज्यादा है, वायलेट के लिए इस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो वायलेट में विचलन भी ज्यादा हुआ और रेडनेस कम था तो रेड का विचलन भी कम हुआ, ठीक है। आगे बात करें तो ये ध्यान रखना कि किस तरह से अलग अलग रंगों के साथ भी अपवर्तनांक, तो तीन चीजें ध्यान रखना। अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर कर रहा है? फर्स्ट कि अपवर्तनांक माध्यम पर निर्भर करता है, सेकंड माध्यम के तापमान पर, और थर्ड क्या है? ये प्रकाश के रंग पर, ये अपवर्तनांक डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बाकी लेवल 1 की क्लास 12:30 पर लगती है, 12:30 से 1:30, 12:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है। तो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है किस तरह से, और बाकी दो कारक कौन से ये ध्यान रखना, नोट कर लिया होगा, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है, जैसे किसी ने एमटीएस का, किसी ने पटवार का, किसी ने कांस्टेबल का, किसी ने एसएससी का, किसी ने कांस्टेबल का, तो आपके एग्जामों के अकॉर्डिंग ही आपको क्लास असाइन की गई है। इसलिए ऐसा बार बार पूछे नहीं कि ये उस एग्जाम के लिए सही है क्या, ये तो पहले बात कर चुके हैं अपन। तेजवीर जी, अपवर्तनांक का मात्रक रह नहीं गया, अपवर्तनांक का मात्रक मैंने लिख दिया, देखो ऊपर मात्रकहीन है, ठीक है। तो वीरेंद्र कुमार शर्मा जी लेवल 1 लेना है तो वो अलग, उसमें वो आपके जैसे आपके कोर्स वैसे पटवार का है ना, वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, तो आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग असाइन किया गया है। फिर भी अगर अपन चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो लेवल 1 पढ़ना है, देखो ऐसा बात नहीं है कि कहीं ज़्यादा डिटेल में या कहीं मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरा मोर देन सफिशिएंट अपन कवर करते हुए चल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ एग्जाम्स की नेचर या कह सकते हैं ना, थोड़ा सा वहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, तो इस आधार पर हमने अलग अलग किया है, ठीक है। लाल रंग को ही खतरे में क्यों, खतरे के लिए लाल रंग को क्यों यूज करते हैं, आगे प्रतिनिधि में पढ़ लेंगे, ठीक है। क्रिटिकल एंगल वगैरह सब आ जाएगा। ऐसा के लिए, अरे भाई रजनीश गुर्जर जी, आप हो एसएससी के स्टूडेंट और ऐसा के लिए पूछ रहे हो, ये ऐसा के लिए नहीं है, ठीक है, ऐसा के लिए क्लास नहीं है। तो अब अपवर्तनांक की आगे बात करते हैं। अपवर्तनांक के बाद अपवर्तनांक अलग अलग माध्यम का अलग अलग होता है, तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक माध्यम या किसी माध्यम के दो भाग जिनके तापमान T1 एवं T2 है, यदि T1 इज ग्रेटर देन T2 यानी T1 का मान ज्यादा है, तो इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? ऑप्शन है पहले माध्यम में, ऑप्शन बी है दूसरे माध्यम में, ऑप्शन सी है दोनों में समान, और ऑप्शन डी है अनिश्चित, अनसर्टेन। दो अलग अलग मीडियम है उसके, या ऐसे कह सकते हैं माध्यम तो एक ही है, उसके दो भाग हैं, एक का तापमान T1 है, एक का तापमान T2 है। T1 ज्यादा है यानी उस माध्यम का जो पहला भाग है T1 जिसका तापमान क्या है ज्यादा है, दूसरे भाग का तापमान क्या है कम है। पूछा है किस माध्यम या इनमें से किस भाग में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, बताइए। किसी माध्यम के दो भाग जिनके तापमान T1 एवं T2 हैं, यदि T1 इज ग्रेटर देन T2 तो इनमें से किस भाग में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? तापमान किसका ज्यादा है? पहले भाग का, पहले भाग का तापमान ज्यादा, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा भाई? अपवर्तनांक और तापमान एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, यानी तापमान ज्यादा तो अपवर्तनांक क्या होगा? कम, और अपवर्तनांक कम होने पर चाल क्या होती है? अपवर्तनांक कम यानी ये क्या होगा? विरल, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होगी? ज्यादा। तो पहले भाग का तापमान ज्यादा तो इसका अपवर्तनांक हुआ कम, अपवर्तनांक कम यानी विरल माध्यम, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले भाग लिख देते, माध्यम से कहीं फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर माध्यम तो एक ही है ना, पहले भाग में दूसरे भाग में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। कर सकते हैं बी क्यों आ रहे हैं भाई? युवराज मीना जी बी क्यों ला रहे हो भाई? दूसरे भाग में क्या हो जाएगा भाई? तापमान ज्यादा है पहले का, तापमान ज्यादा तो अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक कम होगा तो ये होगा विरल, और विरल माध्यम में चाल होती है ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ ले तो डोंट वरी, घबराना नहीं है, लिख लिया होगा। अब आगे बात करते हैं अपवर्तनांक के बाद एक और परिघटना आती है, ये अपवर्तन की परिघटना देखी, इसी में एक हम बात करते हैं कि अपवर्तनांक या अपवर्तन के बाद एक स्पेसिफिक परिघटना होती है जिसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ज्यादा कुछ नहीं, अपवर्तन वाला ही मामला है, ठीक है। बस उसमें थोड़ा सा कोण वगैरह थोड़ा सा उसका ध्यान रखेंगे। जैसे इसको समझना अगले पेज में बता रहा हूं, देखना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको एक बार समझना देख के। जैसे चलो अब कई जने कह रहे थे सर ऊपर नीचे वाला रखो तो ज्यादा समझ में आता है, चलो कोई बात नहीं, इधर मैं रख लेता हूं, ठीक है। इधर से प्रकाश किरण आ रही है, इधर मैं माध्यम ले लेता हूं जल, और इधर मैं ले लेता हूं वायु।
जल क्या हो जाएगा, सघन, डेंस, और वायु हो जाएगी विरल माध्यम, रेयर मीडियम। ये दोनों को पृथक करने वाली सतह पर ये यहाँ पर अभिलंब बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रही है, ये एक प्रकाश किरण आई, ठीक है, इसको जाना तो चाहिए था ये सीधा सीधा यहाँ से, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगी, विचलित होगी, तो ये अलग अलग माध्यम में जा रही है। और जल यानी सघन से जा रही है विरल में, तो जब सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूसरी ओर, यानी ये कहीं इस तरफ क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। ठीक है, ये पहली प्रकाश किरण और ये पहली अपवर्तित प्रकाश किरण। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपतन कोण जो ये था ना, इसको बढ़ा देता हूँ। देखो पहले आपतन कोण इतना था, ये था, अब मैंने आपतन कोण थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये रेड से दिखा रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखाना इसलिए। ठीक है, अब जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो देखना, इसको जाना तो चाहिए था सीधा सीधा यहाँ पर, लेकिन फिर देखो ये इस अभिलंब से दूर की तरफ, यानी सघन से विरल में जा रही है तो थोड़ा दूसरी तरफ अपवर्तित होगी, ये कहीं इधर आ गई, मान लिया ये रेड वाली है सेकंड, ये भी सेकंड, यानी जैसे जैसे मैंने आपतन कोण बढ़ाया ना, वैसे वैसे क्या हुआ, ये प्रकाश किरण थोड़ा सा और दूर जा रही है। ठीक है, और यहां पर देखना, ये दोनों माध्यमों को जो पृथक करने वाली सतह है ये वाली, धीरे धीरे प्रकाश किरणें अपवर्तन जो हो रहा है, धीरे धीरे ये प्रकाश किरणें 1 से 2 की ओर चलोगे तो ये इस सतह की ओर मुड़ रही है। फिर हम देखते हैं, और अगर हम ये आपतन कोण बढ़ा देते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि अब ये यहां से सीधी जानी चाहिए थी, ये व्हाइट वाली ये इधर सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये क्या होगी, थोड़ा सा इस तरफ बना देते हैं इसको। अब ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह, यानी ये जो व्हाइट लाइन से ही इसी पे बना रहा हूं, इस सतह पर ये चली जाती है। कुल मिलाकर बात क्या है, जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाया ना, वैसे वैसे ये प्रकाश किरण धीरे 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 इधर आती गई। और ये जो तीसरी मैंने प्रकाश किरण बनाई है, आपतित प्रकाश किरण, जो कि इसकी अपवर्तन होने के बाद इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के अनुदिश ही जा रही है, इस समय ये जो आपतन कोण है ना, इस समय ये जो आपतन कोण होगा ये ही कहलाता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। अब आपका मन अभी भी नहीं बढ़ा कि नहीं सर हमें तो और एंगल बढ़ाकर बताओ, यानी अब आप और ज्यादा एंगल बढ़ा दोगे, ये आपतन कोण और ज्यादा बढ़ा दोगे तो अब ये परावर्तित प्रकाश किरण वापस इसी सघन माध्यम में लौट जाएगी। और इसे ही चौथी कंडीशन ये जो है, इसे ही हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे जैसे आप आपतन कोण बढ़ाते हो वैसे वैसे अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह की ओर झुकने लग गई। ठीक है, और जैसे जैसे ये इधर झुकने लगी तो हमने देखा एक ऐसी कंडीशन आई जबकि प्रकाश किरण इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के अनुदिश सीधी चली गई, इसी पर चली गई। अब इससे ज्यादा अगर आपने और अगर आपतन कोण बढ़ा दिया तो अब ये प्रकाश किरण वापस इसी माध्यम में, सघन माध्यम में ही लौट जाती है, और इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रांतिक कोण बोले तो क्रिटिकल एंगल। भाई कई बार कहते हैं ना कि आदमी की सिचुएशन क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब, जैसे अगर हॉस्पिटल में किसी की कंडीशन क्रिटिकल है, यानी मतलब किधर भी जा सकता है, हो सकता है बच भी जाए, हो सकता है डेथ भी हो जाए, हो सकता है कई बार। तो यहाँ पर भी देखो क्रांतिक कोण का मतलब क्या है, इसके इधर तो है जल और इधर क्या है वायु, इधर है सघन माध्यम और इससे इधर क्या है विरल माध्यम। और जब ध्यान रखना, क्रांतिक कोण से अगर ज्यादा आपतन कोण कर दिया तो फिर ये प्रकाश किरण वापस सीधी इधर ही आएगी, और क्रांतिक कोण से अगर आपतन कोण को कम रखोगे तो प्रकाश किरण वायु में ही जाएगी। क्रांतिक कोण पर ये प्रकाश किरण इस दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के अनुदिश जाएगी। तो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया अगर आपतन कोण तो प्रकाश किरण वापस इधर लौट के आ जाती है, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार रिपीट करके वापस देखना। ठीक है, तो यहां पर एक बात लिख सकते हैं, दो कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। दो कंडीशन क्या कहती हैं कि एक तो प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, पहली कंडीशन है, देख लो सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। और दूसरी कंडीशन यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण को थीटा सी से दर्शाते हैं, ये थीटा सी से दर्शाते हैं। ये यहां पर जो थीटा I3 का जो है यही थीटा सी है क्रांतिक कोण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किस तरह से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है। फिर आगे चलते हैं, नोट कर लें, डायग्राम बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो बना लें। मैंने अलग अलग कलर से बनाया है ताकि अलग अलग कंडीशन क्लियर रहे। भाई सीधी सी एक बात, सीधी सी इतना समझना, जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाओगे ना, ये विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण धीरे धीरे इस दोनों पृथक करने वाली सतह के अनुदिश आती जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी, उसके बाद अगर और ज्यादा कोण बढ़ा दिया ना तो ये पलटकर वापस इसी माध्यम में आएगी, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कंडीशन 2 है कि सघन से विरल में जानी चाहिए, क्योंकि अगर विरल से सघन में जाती ना तो ये इस सतह की ओर नहीं, ये अभिलंब की ओर ही चली जाती है। ठीक है, तो सघन से जानी चाहिए विरल में, तभी अभिलंब से दूर हटते हटते वापस इस सघन में आएगी। और दूसरी कंडीशन आपतन कोण से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो डायग्राम अलग अलग कलर से, थोड़ा सा विजिबिलिटी थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसे कलर हैं बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा कम दिख रहा हो, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, दिख भी जाएंगे। बाकी अदरवाइज अपन ब्लैक और व्हाइट कलर ही यूज करते हैं। ठीक है, अभी लिख लेंगे क्रांतिक कोण वगैरह भी, पूरा इसकी डेफिनेशन, इसका जो थ्योरी वाला पार्ट लिखना है अभी तो केवल मैंने डायग्राम से समझा है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। भाई इससे ज्यादा, यानी ये जो तीसरा था ना, ये तो था क्रांतिक कोण, इससे और ज्यादा बढ़ा दिया यानी चौथे पर, तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा। ठीक है, क्रांतिक कोण दोबारा भाई एक बार वापस देख लो, बता देता हूं, वापस सुनना। देखो मैंने सबसे पहले, बाकी 1 2 3 4 अब डायग्राम तो मिटाऊंगा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा डायग्राम बना, इसलिए डायग्राम तो मिटाऊंगा नहीं मैं। देख लो, सबसे पहले ओवरराइट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने ये पहली प्रकाश किरण भेजी तो जानी तो चाहिए थी सीधी ये ब्लैक वाले डॉट वाले पर, लेकिन सीधी ना जाकर इधर विचलित हो गई, क्योंकि सघन से विरल में जाते वक्त अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, फिर मैंने ये रेड वाली यानी थोड़ा सा आपतन कोण का मान बढ़ाया तो देखा ये सीधी जानी चाहिए, सीधी ना जाकर थोड़ा सा किधर गई, इस तरफ गई। वो क्या रहा है, यानी जैसे ही मैं आपतन कोण बढ़ा रहा हूं तो ये किरणें इस तरफ घूम रही है, किस तरफ, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर। ठीक है,
अरे हिम्मत यादव जी, बात सेम है, ऊपर नीचे बनाओ या लेफ्ट राइट है तो वही वही, ठीक है। वो रटने वाली चीजें मत रखा करो कि सर मुझे तो ऊपर नीचे वाला ही समझ में आए, ये भी ध्यान रखा करो। एग्जाम इधर आ गया तो फिर क्या करेंगे, एग्जामिनर को थोड़ी कहेंगे, इसलिए दोनों के लिए आपको एडजस्टेबल होना ही पड़ेगा। फिर मैंने एक और प्रकाश किरण भेजी, थोड़ा सा और आपतन कोण बढ़ा के, ये तीसरी वाली, ये थर्ड वाली। तो मैंने क्या देखा कि प्रकाश किरण सीधा जाने के बजाय अब इतने एंगल पर या इतने कोण पर अपवर्तित हुई है कि अब ये प्रकाश किरण इन दोनों माध्यमों को, इधर जल है इधर वायु है, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो सतह है ना, उसी के अनुदिश चली गई, ना तो वायु में है ना जल में। ये इस समय जो आपतन कोण था ना, ये तीसरी प्रकाश किरण का ये आपतन कोण, ये वाला, इसे ही कहते हैं क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल का मतलब क्या है कि इसके एक तरफ अलग माध्यम है और दूसरी तरफ अलग माध्यम है। अब अगर मैं और ज्यादा इसका आपतन कोण बढ़ा देता हूं, ये आपतन कोण और बढ़ा दिया, ये चौथी वाली प्रकाश किरण, आपका तो मन ही नहीं बढ़ा कि नहीं सर और बढ़ाओ आपतन कोण, तो आपने देखा ये पलट कर वापस इधर ही आ गई। ठीक है, बिल्कुल ऐसा समझें देसी तरीके से कि कई बार घर पे मेहमान आ जाते हैं, आप उनसे कुछ भी खाने पीने का आग्रह करते हो, वो कहते हैं अरे नहीं नहीं रहने दो, आप कहते नहीं नहीं खाओ खाओ खाओ, वो कहते नहीं नहीं रहने दो, आप कहते नहीं नहीं खाना ही पड़ेगा। यानी एक क्रांतिक सीमा से ज्यादा आग्रह कर दिया ना, तो सब कुछ सारा कुछ जो प्लेट में रखा है वो सब कुछ लपेट जाते हैं और फिर आपको बस खाली प्लेट ही मिलती है। यानी एक निश्चित सीमा से ज्यादा आग्रह कर दिया ना, तो वो पूरी प्लेट सफाचट कर जाएंगे। सेम ऐसे अगर एक निश्चित क्रांति कोण से ज्यादा अगर कोण कर दिया ना, ये लौटकर वापस इसी सदन माध्यम में आ जाएगी। ठीक है। अरे राहुल जी क्या पूछ रहे हैं, हाँ या नहीं क्या है आप तो बताएं। इसलिए ये मत कहा करो कि सर जवाब दो, मेरा जवाब नहीं दे रहे। आप तो अपना क्वेश्चन 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 कभी तो देखूंगा कर दिया करो, ठीक है। तो अब ये क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वापस लौटकर उसी माध्यम में आ जाती है, ठीक है। तो लिखें, इसके बारे में लिख लेते हैं। रियल टू डेंसर मीडियम में जाएगा ना भीमसेना जी, अगर इधर में विरल और इधर सघन रख दूं तो आपको ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके लिए शर्त ही यही है कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, विरल से सघन में गया तो फिर ये परिघटना नहीं देख पाते, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, एक बार बोल दिया करो कि खाना है तो खा लो, नहीं तो ठीक है जाओ अपने घर जाओ वापस, और क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायग्राम तो ये है, अब इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। चलें आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, देखना जो अपन ने डायग्राम बनाया ना वही चीज लिखवा रहा हूं, ठीक है। अरे एस्पायरेंट देख ली नहीं देखी कोई बात नहीं, हिम्मत यादव जी अभी तो अपने पढ़ाई पर फोकस रखे ना अपन, वो भी देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। लिख सकते हैं देखना कि जब कोई प्रकाश किरण, अब फिर देखना ये जो सारी मैं डेफिनेशंस लिखता हूं ना इनको रटा मत करो, पहले डायग्राम इसलिए बनाता हूं ताकि डायग्राम देखकर आप अपने शब्दों में भी लिख सको, शब्द आगे पीछे 2-3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिभाषा का मूल अर्थ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देख लो, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम डेंस मीडियम से विरल माध्यम में गति करे तो अपवर्तित प्रकाश किरण, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। जब हम या जब आपतन कोण का मान, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण, तो अपवर्तित प्रकाश किरण भी, अपवर्तित प्रकाश किरण भी अभिलंब से और दूर हटती जाती है, अभिलंब से और दूर हटती जाती है, और दूर हटती जाती है। जब आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि अपवर्तित प्रकाश किरण, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, अपवर्तित प्रकाश किरण इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह, पृथक सेपरेट, पृथक करने वाली सतह के अनुदिश along with, अनुदिश या along with, अनुदिश चली जाए, वो तीसरा वाला जो था ना, तीसरी वाली कंडीशन, तीसरी वाली प्रकाश किरण वही लिख रहा हूं। तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। यही है, ध्यान रखना संजय जी, यही क्लास है।
क्रांतिक कोण कहते हैं। और अब अगर हमने क्रांतिक कोण से भी ज्यादा अगर मान बढ़ा दिया तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखते हैं। ठीक है, तो क्रांतिक कोण की परिभाषा तो ये आ गई कि जबकि अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के अनुदिश चली जाए। तो यहाँ पर आगे अब मैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखता हूँ, साथ साथ आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आपने नोट कर भी लिया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन साइड में दे रहा हूँ, यहाँ पर देखना क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। क्रांतिक कोण की स्थिति में TIR में, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण की स्थिति में अपवर्तन कोण कितना होगा, अपवर्तन कोण कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। बाकी अपन आगे लिखते हैं। ठीक है, वो तीसरी रेखा है ना, वही क्रांतिक कोण को दर्शा रही है। यानी ये जो आपतन कोण का मान है ना, यहाँ पर देखो, ये तीसरी प्रकाश किरण ये जो है इसका ये यहाँ पर दूसरे कलर से दिखा देता हूँ भाई से। ये जो इतना कोण है ना, ये तीसरी रेखा के अनुदिश आपतन कोण ये होता है अभिलंब से इस आपतित प्रकाश किरण का कोण, यही क्या है क्रांतिक कोण, ये वाला थीटा सी है। ठीक है, ये लो पहले वाली स्लाइड भी आ गई। क्रांतिक कोण की स्थिति में अपवर्तन कोण बताने बाकी आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा अब लिख रहा हूं कि यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती हुई प्रकाश किरण, लाइट रे प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से ज्यादा आपतन कोण, क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित हो तो अपवर्तन के बाद अपवर्तित प्रकाश किरण पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है, पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा आंसर भी आए हैं, सात्विक शर्मा जी 90 डिग्री, नरेंद्र जहांगीर जी 90 डिग्री। हाँ, बाकी और ने भी आंसर दिए, तो मेरे सामने तो कह लिया नाम है। ठीक है, तो ऐसा के लिए राहुल जी वो लेवल 1 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्रांतिक कोण की स्थिति में अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 डिग्री आंसर। तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद एक बार इधर बता देता हूं, देखो क्रांतिक कोण की स्थिति में ये अपवर्तित प्रकाश किरण बिल्कुल दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के अनुदिश जा रही है। और ये देखो अभिलंब के साथ अपवर्तित प्रकाश किरण का कोण ही अपवर्तन कोण कहलाता है, कितना होगा, 90 डिग्री। अच्छा, बाकी का भी आंसर आया कईयों का, वेरी गुड, सबका लगभग 90 डिग्री है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखें। ठीक है, और ये लास्ट में आपकी परिभाषा, इनके जो उदाहरण है क्रांतिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, चाहे हीरे का चमकना, चाहे मृगमरीचिका, चाहे हम बात करें वो ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह की, इंद्रधनुष के बनने की, कांच में पड़ी हुई दरार का ज्यादा चमक, ये सभी बातें, इन सभी को नोट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में। तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।